पूरे नीलामी घर में दहशत फैल गई। जियो यी ने वास्तव में चेन डी को मार डाला। ये राजधानी के नीलामी घर में हुई हत्या थी। राजधानी के नीलामी घर के निर्माण के बाद से यहाँ कभी किसी ने हत्या करने की हिम्मत नहीं की थी। क्या ये बच्चा पागल हो गया है? उसने मैनेजर जू के सामने ही किसी को मार डाला। क्या वह जीने से थक गया है? भीड़ आपस में बुदा रही थी। हुओ जेन और झांग कांग एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जियाओ यी उनके सामने ही चेन दी को मार डालेगी। हुओ जेन को चक्कर आ गया और मानो दुनिया उसके चारों ओर घूम गई। चेन दी उसकी चचेरी बहन थी और अब जियाओ यी ने उसकी आंखों के सामने ही उसे मार डाला था। वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। झांग कांग का चेहरा भी उदास था। वह चेन दी के पिता का दोस्त था, लेकिन अब झांग कांग ने उदास भाव से जू लाई की ओर मुड़कर कहा, मैनेजर जू, ये घटना आपके नीलामी घर में हुई थी। आपको मुझे एक संतोषजनक उत्तर देना होगा। सदमे के बावजूद शू लाई ने भी अपना संयम संभाला। सामान्य परिस्थितियों में वह तुरंत शियाओई को सौंप देता, लेकिन सातवें राजकुमार ने उसे पहले ही शियाओई के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की हिदायत दे दी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि मास्टर शियाओ ने जो किया उसमें कुछ भी गलत है। ये पूरी घटना मिस चेन द्वारा मास्टर शियाओ को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया एक बेबुनियाद आरोप था। तुम्हारा क्या मतलब है? झांग कांग ने भौहें चढ़ाईं। जू लाई ने उदासीनता से कहा, 1 करोड़ से ज्यादा चांदी की निजी संपत्ति के साथ मास्टर जियाओ सिर्फ 1 करोड़ के लिए धोखा देने पर क्यों गिर पड़े? मिस चेन ने मास्टर जियाओ को बेशर्मी से फंसाया और उनका अपमान किया। ये सब उन्होंने खुद ही किया है। आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। क्या 100 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति? इतना युवा और पहले से ही 100 मिलियन से अधिक संपत्ति का मालिक, यह महान व्यक्ति कौन है? भीड़ ने तेज सांस ली। अचानक चेन दी के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा। उनकी कुल संपत्ति 100 मिलियन से अधिक थी। फिर भी आपने सार्वजनिक रूप से उसे देहाती कहा, जो बेतरतीब ढंग से कीमतें बढ़ा रहा है। क्या यह मौत को बुलाना नहीं है? झांग कांग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे अचानक याद आया कि पहले शियाओ यी ने उसे कुछ तात्विक हथियार बेचने की कोशिश की थी। अगर शियाओ यी वाकई इतना अमीर होता तो क्या वे हथियार घटिया क्वालिटी के होते? झांग कांग को चेन दी के प्रति बस नाराजगी ही महसूस हुई। उस मूर्ख औरत ने मेरे पतन का कारण बना है। हुओ जेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से निराश दिख रहा था। वह चेन परिवार पर निर्भर रहने के लिए राजधानी में आया था, लेकिन अब चेन दी उसके सामने मर चुकी थी और चेन परिवार द्वारा क्रोध में मारे जाने से बचना ही सबसे अच्छा संभव परिणाम था। लेकिन जियाओ यी ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। वह शांति से वापस बैठ गया, 10 लाख चांदी इकट्ठा की और बैंगनी ड्रैगन चाबुक फोन किंगजू को सौंप दिया। किंगजू, ये तुम्हारे लिए एक उपहार है। धन्यवाद जियो यी, फैंग किंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा और बैंगनी ड्रैगन चाबुक स्वीकार कर लिया। इसके बाद नीलामी कुछ हद तक नीरस हो गई। जैसे ही जियाओ यी जाने की तैयारी कर रहा था, नीलामी मंच पर एक और वस्तु जिसने उनकी रुचि जगाई वह थी एक अर्थ फायर स्पिरिट रिफाइनिंग एरे। नीलामीकर्ता ने उत्साह से घोषणा की, यह अर्थ फायर स्पिरिट रिफाइनिंग एरे, जिसे महान एरे मास्टर ओयांग शांग ने अपने केंद्र में अर्थ फायर के एक समूह के साथ तैयार किया है, औषधीय गोलियों को रिफाइन करने की गति को 100 गुना बढ़ा सकती है और इसका प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। शुरुआती बोली 1 करोड़ चांदी की है। रुचि लुप्त होते हुए जियोई की अभिव्यक्ति अचानक तीव्र हो गई। 100 गुना परिष्कृत प्रभाव। वर्तमान में उनके पास आयरन ब्लेड किंग से प्राप्त एक गोल्डन कोर था, जिसे वे कई दिनों से परिष्कृत कर रहे थे, लेकिन प्रगति धीमी थी। लेकिन अगर उस पर इस पृथ्वी अग्नि आत्मा शोधन व्यूह का 100 गुना प्रभाव पड़ता, भले ही वह केवल 24 घंटे तक ही क्यों न रहे, तो यह उसके लिए 100 दिनों के शोधन के बराबर होगा। 100 दिन उसे स्वर्ण कोर की 1/3 ऊर्जा का शोधन करने का अवसर देंगे। यह उसे शेंटोंग क्षेत्र की तीसरी परत या यहाँ तक कि चौथी परत में कदम रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त होगा। नीलामी की कीमत पहले ही 35 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और बोली लगाने वाला व्यक्ति झांग कांग था। उसने हाथ उठाकर भीड़ का अभिवादन किया, देवियों और सज्जनों, मुझे ये पृथ्वी अग्नि आत्मा शोधन सरनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसे देने का सौजन्य दिखाएंगे। मैनेजर झांग के बोलने से हम स्वाभाविक रूप से आपकी बात मान लेते हैं। हम प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। जैसे ही झांग कांग अपनी प्रत्याशित जीत का आनंद ले रहा था, शियाओ यी ने अपना मुंह खोला और कहा, 40 मिलियन। हिस, भीड़ ने फिर से सांसें रोक लीं। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। झांग कांग ट्रेजर पवेलियन का मुख्य प्रबंधक है, भीड़ में से कौन उसे सम्मान नहीं देगा। जियो यी ने वास्तव में उसके खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत की। झांग कांग का चेहरा काला पड़ गया जब उसने शियाओ यी को घूरते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो? जियाओ यी ने मासूम चेहरे के साथ जवाब दिया, क्या नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही वस्तु नहीं दी जाती? ये कब से हो गया कि जो सबसे जोर से चिल्लाएगा उसे ही वस्तु मिलेगी? आप
झांग कांग ने महसूस किया कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ युई उसे नीची नज़रों से देखेगी, और उदास चेहरे के साथ बोला, धन में प्रतिस्पर्धा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, झांग कांग, तुमसे डरूंगा? 50 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, बोली जारी रही। अंततः जब ये 70 मिलियन तक पहुंच गया तो जियो यी ने उदासीनता से कहा, मैं केवल 70 मिलियन तक ही जाऊंगा। यदि आप ऊंची बोली लगाते हैं तो यह आपका है। 70 मिलियन? मैं? झांग कांग ने हताशा में अपने दांत पीस लिए। उसका पैसा उसका अपना नहीं था, बल्कि ट्रेजर पवेलियन का था। आपका अगला लेक एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है। पृथ्वी अग्नि आत्मा शोधन सरणी का वास्तविक मूल्य केवल 50 मिलियन के आसपास था। 70 मिलियन पहले से ही उस मूल्य से कहीं अधिक था जिसे वह उचित ठहरा सकता था। एक ठंडी खर्राटों के साथ उसकी आंखों में एक विषैली नज़र दिखाई दे रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बच्चे, तुम निर्दयी हो। हम इस बारे में देखेंगे। अपना समय लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ूंगी। नियु दाली जोर से हंस पड़ी। झांग कांग गुस्से में लगभग लड़खड़ा गया। 70 मिलियन सिल्वर का भुगतान करने के बाद उन्होंने अर्थफायर स्पिरिट रिफाइनिंग एरे खरीदा। जैसे ही जियाओ यी और 2 अन्य लोग जाने वाले थे, जू लाई ने पहल करते हुए उनसे कहा, सर जियाओ, एक विशिष्ट अतिथि आपसे मिलना चाहते हैं। हम? जियाओ यी आश्चर्यचकित हो गया, फिर बोला, रास्ता दिखाओ कृपया। शूलाई तीनों को एक वीआईपी कमरे में ले गया, जहां सिर्फ एक सुंदर और कुलीन आभा वाला युवक मौजूद था। जियाओ यी को आते देख वह मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मैं जियांग ताई हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, सर जियाओ। जियांग ताई, क्या आप महामहिम 7वें राजकुमार हैं? नियु दाली ने आश्चर्य से कहा। जियांग ताई मुस्कुराए, वास्तव में यह मैं ही हूँ। शियाओ यी ने सिर हिलाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि महामहिम मुझे क्यों ढूंढने आए हैं? जियांग ताई ने गंभीरता से कहा, सर जियाओ। जियाओ यी ने कहा, मुझे बस जियाओ यी कहो, महाराज। यह बहुत अच्छा, जियाओ यी। जियांग ताई ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जियाओ यी, मैं आपको तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी? जियो यी हैरान रह गया। नियु दाली ने बीच में कहा, बड़े भाई, मैंने तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी के बारे में सुना है। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रसिद्ध होने से पहले ये तियान किंग साम्राज्य का सबसे मजबूत मार्शल आर्ट्स संस्थान था। हालांकि हाल के वर्षों में रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी ने इसे दबा दिया है। जियांग ताई ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, भाई डाली सही कह रहे हैं, तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी को वास्तव में वर्षों से रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा दबाया गया है। हालांकि यदि आप जियाओई तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो मैं आपको उच्चतम स्तर का उपचार देने का आश्वासन देता हूं। जियो यी ने झुककर जवाब दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही एल्डर वांग से वादा किया है कि मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में जाऊंगा। एल्डर वांग? जियांग ताई को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वांग जियुवान का नाम प्रसिद्ध था, और फिर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई शियाओई ने पहले ही एल्डर वांग का पक्ष ले लिया था। ऐसा लगता है कि तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। जियो यी ने क्षमा याचना करते हुए उसकी ओर देखा। जियांग ताई ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि यह ठीक है, फिर कहा, भाई जियाओई, मैंने स्टीवर्ट जू से सुना है कि आपने वह पृथ्वी अग्नि आत्मा शोधन सरणी खरीदी है। सामान्य स्थानों में ऐसी सरणी का उपयोग करना आसान नहीं है, इसलिए यदि आप बुरा न माने तो आप नीलामी घर के प्रशिक्षण कक्ष के अंदर साधना कर सकते हैं। प्रशिक्षण कक्ष? जियाओ यी को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि चूंकि वह और फॉन किंग गजू दोनों ही शेंटोंग क्षेत्र में थे, इसलिए गोल्डन कोर को परिष्कृत करने में काफ़ी परेशानी होगी। सराय में यह असुविधाजनक होगा, इसलिए उसने कहा, तो मुझे 7वें राजकुमार को परेशान करना होगा। कभी कोई परेशानी नहीं। फिर जियाओ यी ने नियु दाली को 10 मिलियन सिल्वर देते हुए कहा, किंगजू और मुझे बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना होगा। ये पैसा अभी तुम्हारे लिए है, मैं बाद में जो भी कर्ज चुकाऊंगा चुका दूंगा। 2 दिन बाद जब रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में ट्रायल का समय होगा तो हमें फिर से देखना। जियो यी और फॉन किंग जू को प्रशिक्षण कक्ष में ले जाया गया। जियांग ताई और शू लाई प्रशिक्षण कक्ष के बाहर खड़े थे। खुद को रोक ना पाए, शू लाई ने कहा, महाराज, पहले आपने शियाओ यी को भर्ती करने का कोई इरादा नहीं दिखाया था, लेकिन चेन दी की हत्या के बाद आप उसे सक्रिय रूप से ढूंढने लगे। ऐसा क्यों? चेन दी जिस चेन परिवार से संबंधित थी, वह शाही शहर में एक दूसरे दर्जे का परिवार था, लेकिन चेन दी के पिता अपने जीवन के चरम पर थे और उनमें आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं थीं। जहां तक जियाओई का प्रश्न है, वह तो केवल शेंटोंग क्षेत्र की पहली परत पर था। जू लाई के विचार में जियाओई के लिए चेन परिवार को अपमानित करना स्पष्ट रूप से उचित नहीं था। जियांग ताई ने उदासीनता से कहा, बड़े जू, क्या आप जियाओई की पहचान जानते हैं? यह? जू लाई ने अपना सिर हिलाया। जियांग ताई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वह महान कियान राजवंश के जियाओ परिवार से है।
हालांकि यह खबर जियाओ परिवार द्वारा दबा दी गई थी और नानहुआंग शहर में बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता था। फिर भी कुछ दिन पहले नानहुआंग शहर से किसी ने एक संदेश भेजा था। यह जियाओ यी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जब वह पहली बार नानहुआंग आया था तब वह केवल भौतिक शरीर के दायरे में था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने शेंटोंग दायरे में कदम रख दिया। यहाँ तक कि जिया परिवार के जिया सेचुन की भी उसके हाथों मृत्यु हो गई। क्या वह कुछ ही महीनों में शेंटोंग क्षेत्र पहुंच गया और जिया सेचुन को मार डाला? ये कैसे संभव है? शूलाई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तभी उसे समझ में आया कि जियांग ताई ने अचानक शियाओई को भर्ती करने की कोशिश क्यों की। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कुछ ही महीनों में भौतिक शरीर के क्षेत्र से शेंटोंग क्षेत्र में कदम रख सकता है, वह निस्संदेह भविष्य में असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आम लोगों के लिए यह निश्चित रूप से संभव नहीं है, लेकिन यह मत भूलिए कि उसका खून भी उस व्यक्ति के खून जैसा ही है। गहरी सांस लेते हुए और अपने दिल में सदमे को छुपाने में असमर्थ, जियांग ताई ने आह भरते हुए कहा, यह केवल अफसोस की बात है कि वह पहले ही एल्डर वांग की मदद करने के लिए सहमत हो गया है। चूंकि वह एल्डर वांग का प्रिय व्यक्ति है, इसलिए मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं ले जा सकता। वांग जियुवान को तियानकिंग साम्राज्य में बहुत उच्च प्रतिष्ठा और दर्जा प्राप्त था। आजकल तियानकिंग साम्राज्य के युवराज का पद अभी भी दांव पर लगा हुआ है, और कोई भी राजकुमार जो वांग जियुवान का समर्थन प्राप्त कर सकता है, उसके युवराज की उपाधि प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। वह जियो ही की खातिर वांग जियुवान को नाराज नहीं करना चाहता था। जियांग ताई ने आगे कहा, चूंकि हम उसे भर्ती नहीं कर सकते तो हमें उसके साथ अच्छे कर्म करने चाहिए। उसे इस प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग करने देना। अगर वह इस दयालुता को याद रखे तो शायद वह भविष्य में मेरे लिए भी एक बड़ी संपत्ति बन सकता है। जू लाई ने सिर हिलाया, फिर याद आया कि जियाओ यी ने न केवल चेंदी को मारा था बल्कि झांग कांग को भी नाराज किया था। झिझकते हुए बोले, महाराज, आपने जो कहा उसके अनुसार क्या जियाओ यी ने पहले ही चेन परिवार, जिया परिवार और झांग कांग को नाराज नहीं कर दिया है? इनमें से किसी भी पक्ष से निपटना मुश्किल है। क्या हमें गुप्त रूप से उसकी मदद करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। जियांग ताई ने अपना हाथ हिलाया। उनकी नज़रें शांत और तटस्थ थीं। जैसे ही उन्होंने कहा, एक मजबूत योद्धा बनने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। अगर वह इन कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता तो ये साबित होता है कि उसके पास मेरे जियांग ताई के शतरंज के मोहरे बनने की योग्यता नहीं है। ... प्रशिक्षण कक्ष के अंदर जियो यी और फॉन किंगजू एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनकी हथेलियां उनके बीच लौह ब्लेड राजा के स्वर्ण कोर के साथ संरेखित थीं। इससे पहले शेंटोंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दोनों ने स्वर्ण कोर की ऊर्जा का 5वां भाग परिष्कृत कर लिया था और शेंटोंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अब पुनः साधना शुरू करते हुए वे पृथ्वी अग्नि आत्मा शोधन व्यूह की सहायता से इस प्रक्रिया को 100 गुना तेज कर रहे थे। ये संभावना थी कि इस शोधन सत्र के अंत तक गोल्डन कोर की आधी से अधिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। किंगजू, मैं पृथ्वी अग्नि आत्मा शोधन व्यूह को सक्रिय करने वाला हूं। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो तुरंत बाहर निकल जाओ, समझे? जियाओ यी ने गंभीरता से फेंक किंगजू को चेतावनी दी जबकि वह उसे घूर रहा था। उसका भौतिक शरीर ईश्वरीय सीलिंग बीज की शक्ति से मजबूत हो गया था, जो समान स्तर के योद्धा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। स्वाभाविक रूप से वह सत्ता के आक्रमण को सहन कर सकता था, लेकिन फॉन किंगजू का भौतिक शरीर उसके लिए अतुलनीय था और उसकी सहनशील ऊर्जा की सीमा स्वाभाविक रूप से बहुत कम थी। फॉन किंगजू ने सिर हिलाकर बताया कि वह समझ गई है। जियो यी ने अपनी उंगली हिलाकर उनके बीच एक ध्वज उछाल दिया। इसमें युआन ऊर्जा का एक धागा उमड़ पड़ा। गुंजन सरणी तुरंत सक्रिय हो गई और उनके नीचे लाल प्रकाश किरणें दिखाई दी। लाल रेखाएं एक गोलाकार सरणी प्लेट बना रही थीं। सरणी प्लेट के भीतर लाल प्रकाश धूसर सरणी पैटर्न में बदल गया। प्रकाश बहुत चमक रहा था, मानो दिव्य प्रकाश हो, मानो दिव्य तेज हो और उनके शरीरों को नहला रहा हो। दोनों ने एक ही समय में अपनी गहन ऊर्जा को प्रवाहित किया। वे स्वर्ण कोर से अपने शरीर में अपार शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकते थे, शोधन गति में 100 गुना वृद्धि के साथ। इससे उन्हें लगातार और स्पष्ट रूप से अपनी ताकत में वृद्धि महसूस करने का मौका मिला। 1 घंटे बाद, 2 घंटे, 3 घंटे, दोनों की साधना का स्तर लगातार बढ़ता गया। केवल 8 घंटों में जियाओ यी की साधना शेंटोंग क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई और फॉन किंगजू भी उसके साथ कदम मिलाकर उसी क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि फॉन किंगजू स्पष्ट रूप से ऊर्जा के उछाल का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उसके पीछे बर्फ नीले प्रेत फीनिक्स एक बार फिर प्रकट हुए। यद्यपि यह एक क्षणिक उपस्थिति थी, फिर भी प्रशिक्षण कक्ष पर बर्फ की एक परत जम गई। वाह! फॉन किंगजू तुरंत ही व्यू से बाहर निकल गई, क्योंकि साधना में अचानक 2 छोटे क्षेत्रों की वृद्धि ने उसे अभिभूत कर दिया और वह अपने क्षेत्र को परिष्कृत और स्थिर करने के लिए एक तरफ पालथी मारकर बैठ गई। हालांकि जियाओ यी अभी भी गोल्डन कोर से स्थानांतरित ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। आपका अगला लेख एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है।
जब 24 घंटे पूरे हो गए, जियाओ यी की साधना दिव्य मार्ग क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंच गई थी और उसका स्वर्ण कोर अपने मूल अखरोट के आकार से आधा सिकुड़ गया था। जियाओ यी ने एक गहरी सांस ली और स्वर्ण कोर को अपने भंडारण वलय में रख दिया। फिर उसने आदिम ऊर्जा को ईश्वरीय सीलिंग बीज में निर्देशित करना शुरू कर दिया। ईश्वरीय सीलिंग बीज चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ा जैसे ही जियोई दिव्य चमक में नहाया। 401, 402 दिव्य मार्ग क्षेत्र की पहली परत पर उसका ईश्वरीय सीलिंग बीज 400 बीजों के साथ सक्रिय हो गया था, और अब जब वह दिव्य मार्ग क्षेत्र की चौथी परत पर पहुंच गया था तो उसने 600 और जोड़ लिए थे। उसके शरीर में कुल 1000 ईश्वरीय सीलिंग बीज थे। धमाका! जब 1000 ईश्वर सीलिंग बीजों के सार द्वारा परिष्कृत आदि ऊर्जा देवताओं की शक्ति में परिवर्तित हो गई और उसके डेंटियन में वापस आ गई। जियाओ यी की साधना दृढ़ता से स्थापित हो गई। इसके साथ ही उसकी चेतना अचानक प्राचीन स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश कर गई, जहां 1000 ईश्वरीय मोहरबंद बीज अब उसे एक और प्राणी का दमन करने की अनुमति दे सकते थे। उसकी नज़र तब तक इधर उधर घूमती रही जब तक कि जियाओ यी को एक छोटी सी कब्र नहीं मिल गई जो एक झांग ऊंची थी। हालांकि इस कब्र पर लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थर का मकबरा लगा था। प्राचीन स्वर्गीय मकबरे की अपनी पिछली कई यात्राओं से जियाओ यी ने कुछ पैटर्न समझे थे। कब्र जितनी ऊंची होगी और कब्र के पत्थर की सामग्री जितनी अच्छी होगी, कब्र के भीतर इकाई उतनी ही मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, उस मृत्युदंड देने वाले विद्वान की कब्र केवल 3 फुट ऊंची थी, फिर भी उसके सामने वाला पूरी तरह से झांक पर खड़ा था। दमन के दिव्य जनरल, स्वर्ग को कुचल दो, भगवान सील दानव दमन। अपनी हथेली के जोरदार प्रहार से जियाओ यी ने अपने सामने कब्र को चकनाचूर कर दिया और एक जोरदार गर्जना के साथ प्रकाश की एक धारा आकाश में उड़ गई। यह एक परिष्कृत विद्वान था। नीले ताओवादी वस्त्र पहने, नक्काशीदार जैद जैसे चेहरे वाले, मिलनसार जियाओ यी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह स्वेच्छा से ईश्वरीय मोहर बीज में समा गया था। एक मूर्ति में परिवर्तित होकर केवल ईश्वर सीलिंग बीज के भीतर निवास करना। इसके साथ ही शाओ यी को वस्त्र में छिपी छाया से जानकारी मिली। दाओ यान, स्वर्गीय युआन क्षेत्र, मार्शल आर्ट सिद्धांत का एक महागुरु, मार्शल कैनन, तलवार कैनन, कृपाण कैनन का रचयिता। 108 पवित्र मार्शल आर्ट ग्रंथों में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख शिष्यों को शिक्षा दे रहा है। उसका नंबर 1 शिष्य स्वर्गीय युआन क्षेत्र का एक महापुरुष है, मार्शल भगवान झाओ वूजी। जियो यी ने तेज सांस ली। ये दाओ यान था, मार्शल गॉड झाओ वूजी का गुरु। दाओ यान का नाम बहुत प्रसिद्ध था। वह एक विलक्षण प्रतिभा थे जो स्वयं को विकसित नहीं कर सकते थे, फिर भी उनमें अविश्वसनीय रूप से उच्च योग्यता, एक ऐसी प्रतिभा थी जो आकाश और पृथ्वी तक फैली हुई थी। ये कहा जा सकता है कि आज स्वर्गीय युआन क्षेत्र में युद्ध पद्धति की समृद्ध स्थिति दाओ यान के योगदान की देन है। कुछ लोगों ने तो उन्हें युद्ध देवता का गुरु भी कहा था। दाओ यान को दबाने के बाद जियो यी ने तुरंत मार्शल तरीके की समझ और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। कई पिछली अनिश्चितताएं भी उनके सामने स्पष्ट हो गईं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मार्शल आर्ट सिद्धांत के संदर्भ में महान स्वर्गीय युआन क्षेत्र में जो लोग उससे आगे निकल सकते थे, उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने दाओ यान की विरासत से एक गुप्त तकनीक, रक्त विस्फोट कौशल भी हासिल की थी। इस गुप्त तकनीक को 5वीं श्रेणी की तकनीक कहा जा सकता है, जिसमें अपना ही खून जलाकर थोड़े समय के लिए ताकत में वृद्धि की जा सकती थी, जो संभवतः 100 गुना तक पहुंच सकती थी। हालांकि इसकी कीमत पूरी तरह से खून के जलने से चुकानी पड़ती थी और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। यद्यपि इस बार दाओ यान को दबाने से शक्तिशाली मार्शल तकनीक या साधना पद्धतियां प्राप्त नहीं हुईं, लेकिन इसने सैद्धांतिक पहलुओं में जियो यी को पूरी तरह से पूरक बनाया, जिससे उसे मार्शल आर्ट में अपने भविष्य के मार्ग पर कई चक्कर लगाने से बचा लिया गया। विशेषकर रक्त विस्फोट कौशल ने उन्हें एक अतिरिक्त जीवन रेखा प्रदान की। अमूर्त लाभ बहुत अधिक थे। वास्तव में दूसरे दृष्टिकोण से ये लाभ उससे भी अधिक समृद्ध था यदि उसने सीधे मार्शल भगवान की विरासत प्राप्त की होती। आखिरकार ये दाओ यान था जिसने मार्शल भगवान झाओ वूजी जैसे व्यक्ति को सिखाया था। भाई जियाओ यी, समय समाप्त हो गया है, हमें अब रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी जाना चाहिए। अचानक बाहर से फोन किंगजू की आवाज आई। जैसे ही जियो यी की चेतना प्राचीन स्वर्गीय मकबरे से बाहर निकली, उसके मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी, मैं आ रहा हूं, जियो यी। रॉयल नीलामी घर के बाहर जुएर की गाड़ी काफी समय से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने जियाओ यी और फोन किंगजू को बाहर आते देखा, जुए तुरंत उनके पास गई। जियाओ यी, किंगजू, हम कल तुम्हें ढूंढने की ज्ञान पवेलियन गए थे। खुशकिस्मती से हमारी मुलाकात दाली से हो गई, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। मुझे माफ करना जुए, हम जल्दबाजी में आ गए और तुम्हें संदेश छोड़ना भूल गए। फोन किंगजू ने माफी मांगते हुए कहा। जुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, मूल्यांकन शुरू होने वाला है, चलो चलें। ठीक है,
समूह गाड़ी पर सवार होकर सीधे रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की ओर चल पड़ा। गाड़ी के अंदर जियो यी ने पूछा, जुएर, एल्डर वांग अभी तक वापस नहीं आए हैं? जुए ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, इस बार मेरे दादाजी हेडमास्टर के साथ बाहर गए थे। ऐसा लगता है कि ताओ क्लेश क्षेत्र से किसी का एक गुप्त क्षेत्र उभर आया है। वे दोनों साथ गए थे और हमें नहीं पता कि वे कब वापस आएंगे। ताओ क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ का गुप्त क्षेत्र। जियो यी और उसके साथी ने एक दूसरे को देखा। गोल्डन कोर के ऊपर ताओ क्लेश है, जो मार्शल आर्ट के क्लेशों को दर्शाता है। ये ड्रैगन गेट के माध्यम से छलांग लगाकर एक सच्चा ड्रैगन बनने का एक परिवर्तनकारी क्षेत्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि विशाल तियानकिंग साम्राज्य में केवल शाही परिवार के प्राचीन पूर्वज ही ताओ क्लेश क्षेत्र में हैं, लेकिन उस आदरणीय पूर्वज ने 100 वर्षों से अधिक समय तक खुद को प्रकट नहीं किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर वांग वापस जाने की इतनी जल्दी में थे, जियो यी ने खुद से कहा। जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ यी, चिंता मत करो। मेरे दादाजी ने जाने से पहले सारी व्यवस्था कर दी थी और तुम्हारी ताकत के साथ रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश पाना बहुत आसान होगा। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की स्थापना 531 वर्ष पहले हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय तियान की मार्शल आर्ट अकादमी प्रभावशाली थी और उसने युवराज के उत्तराधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे राजा नाराज हो गया। तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी को संतुलित करने के लिए राजा ने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की स्थापना की। 500 से अधिक वर्षों के विकास के बाद रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी ने सभी पहलुओं में तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। पूरी अकादमी पूर्वी शहर जिले में स्थित है, जिसका सामना पश्चिमी शहर जिले की तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी से होता है। एम्पायर के जरिए जुड़े रहें। ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट का लगभग 1/4 हिस्सा रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का है। अकादमी में 60,000 येलो लेवल के छात्र, 12,000 प्रोफाउंड लेवल के छात्र, 1300 अर्थ लेवल के छात्र और 13 हेवन लेवल के छात्र हैं। यहाँ तक कि सबसे कमजोर पीले स्तर के छात्र भी क्यूई गैदरिंग दायरे से ऊपर हैं। जब तक जियाओ यी और अन्य लोग रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी पहुंचे, तब तक प्रवेश द्वार पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। जुए ने कहा, जियाओ यी, तुम जल्द ही मूल्यांकन में भाग लेने वाले हो। मैंने पहले ही ज्ञान मंडप में एक भोज की तैयारी कर ली है, तुम्हारी विजयी वापसी की प्रतीक्षा में। चिंता मत करो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, फॉन किंग जू ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो यी ने सहमति में सिर हिलाया। नियू दाली ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह सिर्फ रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का आकलन है। मेरे लिए तो यह मामूली बात है, हल्की बारिश के अलावा कुछ नहीं। मैं शर्त लगाता हूं कि आप मूल्यांकन में पास नहीं होंगे। एक घमंड भरी आवाज आई। बोलने वाला एक युवक था जो 1.5 मीटर भी लंबा नहीं था। क्या आपको नहीं पता कि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के मूल्यांकन की उन्मूलन दर 90% जितनी अधिक है? और आप कहते हैं कि यह हल्की बारिश है। ये सरासर अहंकार है। युवक की नाक के नीचे छोटी छोटी मूंछें थीं और वह अपने गोल मटोल छोटे हाथों से उन्हें भींच रहा था और घृणा से शियाओ यी और अन्य लोगों को देख रहा था। न्यू दाली ने युवक का कॉलर पकड़ते हुए गहरी सांस ली। छोटू, तुम पिटाई के लिए बेताब हो, है न? तुम बड़े मूर्ख हो, मुझे अभी नीचे उतार दो, वरना मैं मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दूंगा। छोटे कद के युवक ने अपने हाथ और पैर फड़फड़ाए, लेकिन इतना छोटा होने के कारण वह न्यू दाली तक नहीं पहुंच सका और केवल उग्रता से बोल सका। न्यू दाली ने जोर से हंसते हुए कहा, आगे बढ़ो और चिल्लाओ, कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, भले ही तुम्हारा गला टूट जाए। बड़ा भाई, दूसरा भाई, 3 भाई, कोई मुझे धमका रहा है। छोटा लड़का अचानक चिल्लाया। हमारे भाई को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? क्या वे मुसीबत की तलाश में हैं? बैकवर्ड। भीड़ में एक छोटा बौना जो किसी का पर्स चुरा रहा था, उसने पर्स गिरा दिया और बाहर भाग गया। एक अन्य छोटा बौना जो कुछ असाधारण कपड़े पहने लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, बाहर चला गया और एक अन्य भीड़ के बीच से निकल रहा था, छूकर सामान चुरा रहा था, हाथ में लाल बेली बैंड लिए हुए भाग रहा था। 3 बौने, जिनमें से किसी की भी लंबाई 4.5 फीट से अधिक नहीं थी, कमर पर हाथ रखे न्यू दाली के सामने खड़े हो गए, उसे भयंकर रूप से घूर रहे थे और एक साथ चिल्ला रहे थे, हमारे चौथे भाई को नीचे गिरा दो। अरे, क्या मैंने किसी बौने के घोंसले को टक्कर मार दी? न्यू दाली की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सामने खड़े 4 छोटे बौनों को देखा। जियाओ यी ने कहा, दाली, उसे जाने दो। ओह! न्यू दाली ने उसकी पकड़ ढीली कर दी और छोटा बौना नीचे कूद पड़ा। अपना कॉलर सीधा करके उसने आत्मसंतुष्टि से कहा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। न्यू दाली, छोटे कद वाले ने शियाओ यी को प्रणाम किया और कहा, यार, तुम्हारी नेक मदद के लिए शुक्रिया। मेरा नाम शी याओडू है, ये मेरे सबसे बड़े भाई शी याओकियान, मेरे दूसरे भाई शी याओक्वान और मेरे तीसरे भाई शी यासे हैं। अब से तुम हम चारों शी भाइयों के दोस्त हो। अगर किसी ने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो हम भाई मिलकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जियो यी। भीड़
धन, वासना, शक्ति, जुआ, ये किस प्रकार के नाम हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका उपनाम शे है, जो कि कोई बुरा न मानते हुए शिख फैमिली के 4 भाइयों जैसा लगता है। शियास अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए फॉन किंग जू के पास गया और हंसते हुए बोला, हर किसी को सुंदरता से प्यार होता है। सुंदरता, हमारा बिस्तर बड़ा और मुलायम है। शी याओडू ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तीसरे भाई की पिटाई होने वाली है। टकराना। जियो यी ने उसे एक पैर से बाहर निकाल दिया और उदास चेहरे के साथ कहा, किंग जू से दूर रहो। उस पल में बूम 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 3 धीमी घंटियां बजीं, जिससे सभी लोग चौंक गए और उनके चेहरे पर चमक आ गई। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के द्वार के भीतर से 3 आकृतियां उभरीं। नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो गहरे रंग के वस्त्र पहने हुए था, वीरतापूर्ण भौहें, बिना म्यान वाली तलवारों जैसी, एक ही धारा में सांसें ले रहा था, और आंखें तारों जैसी ठंडी रोशनी की चमक लिए हुए। उसके दोनों ओर एक पुरुष और एक स्त्री खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक से दिव्य कौशल क्षेत्र की आभा झलक रही थी। विशेष रूप से गहरे वस्त्रों में मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, वह उच्च क्रम दिव्य शक्ति क्षेत्र का एक शक्ति केंद्र था। आप सभी का रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के त्रैमासिक मूल्यांकन में स्वागत है। मैं मुख्य परीक्षक गे किंग्युन हूं, और ये दोनों पृथ्वी स्तरीय छात्र झांग यी और सुन यंग हैं। आपको 3 दौर की परीक्षाओं का सामना करना होगा, और केवल तीनों में उत्तीर्ण होने पर ही आप मूल्यांकन में सफल होंगे और मार्शल आर्ट्स संस्थान के छात्र बनेंगे। मूल्यांकन का पहला दौर सुन यंग द्वारा संचालित किया जाएगा, गे किंग्युन ने उदासीनता से कहा। सुन यंग आगे बढ़ी, द्वार के बाईं ओर स्थित पत्थर के शेर की ओर इशारा किया और कहा, ये पत्थर का शेर आपकी साधना के स्तर की परीक्षा ले सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का और सभा क्यूई क्षेत्र की 5वीं परत से नीचे का कोई भी व्यक्ति अयोग्य है। कृपया आगे बढ़ें। भीड़ एक के बाद एक आगे बढ़ी। इस राउंड में आसानी से 40% को हटा दिया गया। जियाओ यी और बाकी लोग बेशक आसानी से पास हो गए और फिर मूल्यांकन के दूसरे दौर में प्रवेश कर गए। गे किंग्युन ने कहा, यह दूसरा दौर झांग यी द्वारा संचालित किया जाएगा। झांग यी आगे बढ़े, उनकी ठंडी निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं, फिर वे शियाओ यी और 2 अन्य लोगों पर थोड़ा रुककर उदासीनता से बोले, मूल्यांकन का दूसरा दौर आपकी जन्मजात प्रतिभा का परीक्षण करता है। आपको बस मेरे हाथ में रखे प्रतिभा पत्थर को छूना है, और यह या तो सफ़ेद या काली रोशनी उत्सर्जित करेगा। निष्कासन के लिए सफ़ेद रोशनी, योग्यता के लिए काली रोशनी। भीड़ परीक्षण के लिए आगे बढ़ी। जल्द ही जियाओ यी की बारी आई। झांग यी के होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। आगे बढ़ो। जियो यी ने भौहें चढ़ाईं और अपना हाथ प्रतिभा पत्थर पर रख दिया। वाह, चमकदार काली रोशनी फूट पड़ी। गहरी काली रोशनी नीले आकाश और सफ़ेद सूरज के सामने विशेष रूप से आकर्षक थी। तथापि झांग यी के चेहरे पर एक तुच्छ भाव दिखाई दिया। उसके होंठ एक मोटी व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़ गए और उसने हल्के से कहा, अयोग्य। झांग यी का चेहरा भारी उपहास से भरा हुआ था, लेकिन उसके मुंह से निकले 3 शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके चेहरे पर व्यंग्य और भी अधिक स्पष्ट हो गया। उसकी प्रसन्न निगाहें तीव्र उपहास और उत्तेजना से भरी हुई शियाओ यी पर घूम रही थीं। आसपास की भीड़ भी दंग रह गई। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी स्पष्ट रूप से काली रोशनी देखी है, इसे अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है? क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? अपनी आवाज़ धीमी रखो। क्या तुम देख नहीं सकते? उसने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के किसी व्यक्ति को नाराज़ किया होगा, इसलिए वे जानबूझकर उसे निशाना बना रहे हैं। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए झांग यी को घूरते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ? झांग यी ने उदासीनता से उत्तर दिया, ये सही है, आप अयोग्य हैं। फॉन किंग जू तुरंत आगे बढ़े और चिंतित होकर बोले, हमने स्पष्ट रूप से सफ़ेद रोशनी देखी है, इसे अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है? नियू दाली भी गंभीर चेहरे के साथ चिल्लाया, तुम्हारी किस आंख ने सफ़ेद रोशनी देखी? क्या तुम अंधे हो? जब मेरे बड़े भाई ने प्रतिभा पत्थर को छुआ तो काली रोशनी इतनी स्पष्ट थी, तुम इसे कैसे नहीं देख सके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के अधिकार पर सवाल उठा रहे हो? मैं इस बार परीक्षक हूं, और अगर मैं कहता हूं कि वह योग्य है तो वह योग्य है। झांग यी निडर थे। उन्होंने अपनी आवाज़ कुछ धीमी करते हुए कहा, बच्चे, कुछ लोगों को आप अपमानित नहीं कर सकते, और यही आपकी नियति है। जियो यी ने एक गहरी सांस ली और फिर गे किंग्युन की ओर मुड़ी। प्रशिक्षक, आपने अभी अभी परीक्षा के परिणाम देखे होंगे, है ना? क्या आपको भी लगता है कि मैं अयोग्य हूँ? जी किंग्युन का चेहरा उदासीन था। मैं बस इतना देख रहा हूँ कि आप मूल्यांकन में असफल रहे, फिर भी आप झांग यी को परिणाम बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने खराब चरित्र के साथ, भले ही आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट हो, हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी आपको स्वीकार नहीं करेगी। वह इस मूल्यांकन के मुख्य परीक्षक थे। चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि जियोई पास नहीं हुई, तो ये बात पत्थर की लकीर के समान थी। फॉन किंगजू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, श्री जी, हमें एल्डर वांग ने यहाँ भेजा है।
हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ उचित व्यवहार करेंगे। एल्डर वांग, कुलपति वांग, आप उन्हें कैसे जान सकते हैं? गे किंगयुन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अगर जियाओई सचमुच एल्डर वांग को जानता था तो वह बड़ी मुसीबत में था। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति ने एल्डर वांग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हो वह निश्चित रूप से एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति होगा। भले ही एल्डर वांग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मार्शल आर्ट्स संस्थान के उच्च अधिकारी इसे एक गंभीर अपराध मानेंगे यदि उन्हें पता चले कि उन्होंने ऐसा अन्याय किया है और अपने निजी कारणों से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को ठुकरा दिया है। उसके बगल में खड़े झांग यी को पहले से ही जियाओ यी की पहचान का पता था और उसने फुसफुसाते हुए कहा, श्री जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाई जिया युवराज के आदमी हैं, उन्होंने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन सुरक्षा के लिए हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। क्या कुलपति वांग सचमुच एक मरे हुए आदमी के लिए युवराज को नाराज करेंगे? खूब कहा है। गे किंगयुन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, एल्डर वांग प्रतिष्ठित और उच्च प्रतिष्ठित हैं और वे निश्चित रूप से हमें किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं देखना चाहेंगे। आपने न केवल रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की परीक्षा में बाधा डाली है, बल्कि आपने कुलपति वांग को भी बदनाम किया है। अपराध जघन्य है और आपको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। झांग यी, उसे मेरे लिए मार डालो ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके। आपके आदेश पर एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। झांग यी एक शैतानी मुस्कान के साथ जियाओ यी के सामने प्रकट हुआ और सीधे जियाओ यी की छाती की ओर ब्लैक टाइगर हॉट डिग के लिए गया। झांग यी के इस तरह के भयंकर हमले का सामना करते हुए जियो यी ने केवल एक हाथ उठाया और हथेली को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने उसे बुरी तरह से थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। झांग यी बुरी तरह चिल्लाया क्योंकि वह जियाओ यी के थप्पड़ से उड़ गया था। वह हवा में ऐसे उछल रहा था जैसे डोर कटी पतंग हो, जबकि जियाओ यी ने उसका पीछा किया और हवा में ही उसके चेहरे पर लात मार दी। टकराना। झांग यी बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून के साथ साथ दांत भी निकल आए। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने जियाओ यी की ओर देखा जो धीरे धीरे अपना पैर वापस ले रहा था। झांग यी की साधना शेंटोंग क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी और वह एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपनी सहज दिव्य क्षमता जागृत कर ली थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यी के एक लात से वह उड़ जाएंगे। झांग यी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें पहले ही मारा है और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि क्या मेरी हिम्मत है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास न केवल एक जोड़ी आंखें हैं बल्कि एक दिमाग भी नहीं है। जियो यी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। झांग यी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाया, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की? तुम तो मर ही जाओगे। मैं ये बकवास राजा यम के लिए बचाकर रखो। जियो यी की मुट्ठी अचानक टूट गई। धमाका। झांग यी का सिर तुरंत फट गया और मांस का ढेर जमीन पर बिखर गया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के एक गहन स्तर के शिष्य, उन्हें अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला इससे पहले कि उनका सिर जियो यी के मुंह से उड़ गया। बदमाश। जी किंगयुन उदास चेहरे के साथ गुस्से में दहाड़ा। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी क्योंकि उसने अपनी निगाहें जियो यी पर गड़ा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बदमाश रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के एक छात्र की हत्या करने की? ये पूरी तरह से अक्षम्य है, एक ऐसा अपराध जो 1000 बार मौत के लायक है। 1000 बार मौत का हकदार। मैं परीक्षा में पास हुआ या नहीं ये सभी को स्पष्ट है, फिर भी आप सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और मुझे फंसाने पर जोर दे रहे हैं। वास्तव में 1000 बार मौत का हकदार कौन है? जियो यी ठंडी हंसी हंसा, अंधे बूढ़े कुत्ते, जाओ और उसका साथ दो। गे किंगयुन चेहरे पर जानलेवा इरादे और एक गहरे भाव के साथ बोला, रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में बिताए अपने इतने सालों में मैंने तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान कभी नहीं देखा। ये साफ है कि तुमने झांग यी को परीक्षा परिणाम बदलने के लिए मजबूर किया था और जब वह नाकाम रहा तो तुमने हत्या का सहारा लिया। अगर तुम्हारे जैसे हिंसक और निर्दयी को बेरोक-टोक बढ़ने दिया गया तो तुम निश्चित रूप से इस धरती पर एक अभिशाप बन जाओगे। आज मैं गे किंगयुन स्वर्ग की जगह काम करूंगा और दुनिया को तुम जैसे हत्यारे शैतान से छुटकारा दिलाऊंगा। जियाओ यी ने जोर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा, ये रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी है। सही और गलत, सत्य और झूठ के प्रति इतनी घोर उपेक्षा के साथ मेरा सुझाव है कि आप अभी अपने दरवाजे बंद कर लें। दुष्ट, तुम मौत को दावत दे रहे हो। गे किंगयुन का चेहरा बारी बारी से हरा और सफ़ेद हो गया, उसका क्रोध बेकाबू हो गया। उग्र क्रोध जियाओ यी को निशाना बनाकर मारने के ठंडे ठोस इरादे में बदल गया। जी किंगयुन के चेहरे पर अत्यंत ठंडी मुस्कान थी, उसकी आवाज़ भयावह थी। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के अधिकार को चुनौती देने और मुख्य परीक्षक को खुलेआम धमकी देने का साहस करने के लिए तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के लायक हो। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, जी किंगयुन की महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके चारों ओर हिंसक रूप से उमड़ पड़ी और एक छलांग के साथ वह जियो यी के सामने आ गिरा। उसने एक हाथ से नीचे थप्पड़ मारा। शून्य शॉक पाम।
एक उच्च स्तरीय तृतीय श्रेणी की मार्शल तकनीक हथेली पर किया गया हमला पर्वतों को हिलाने और समुद्रों को उल्टने की गति के साथ तेजी से आगे बढ़ता है। हथेली के भीतर परतों पर परतें समाहित करता है। इसकी शक्ति अंतहीन प्रतीत होती है। केवल एक हथेली से ही यह शारीरिक सुरक्षा को नज़रअंदाज कर सकता है और सीधे आंतरिक अंगों को नष्ट कर सकता है। इस तरह के एक दुर्जेय कदम के साथ साथ जी किंगयुन का दिव्य शक्ति क्षेत्र के 8वें स्तर पर होना 8 गुना दिव्य शक्ति क्षेत्र में एक सामान्य अभ्यासी को भी कुचलने के लिए पर्याप्त विनाशकारी शक्ति रखता था। जियाओ यी की ठंडी निगाहें उस आने वाले हमले पर टिकी थीं जो अजेय लग रहा था, और दाओ यान के मुके की समझ उसके दिमाग में कौंध गई। उसके विचार एक पल में बदल गए और उसे इस अभेद्य हमले में एक खामी नजर आ गई। जियो यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और महत्वपूर्ण ऊर्जा से प्रेरित हथेली के केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया। दाओ यान की विरासत और मार्शल भगवान की मार्शल बुद्धि और विरासत प्राप्त करने के बाद वह एक नज़र में जी किंगयुन की चाल में घातक दोष को देख सकता था। उसकी आंखों में महत्वपूर्ण ऊर्जा से आच्छादित हथेली के पार धुंधली नीली तरल धाराएं भूतों की तरह बह रही थीं, और जियो यी ने तुरंत उस केंद्र को पहचान लिया जहां ये नीली धाराएं मिलती थीं। उसके होंठ एक हल्के ठंडे चाप में मुड़ गए। मेरे लिए ब्रेक। स्विश। उसकी उंगली के प्रहार से गे किंगयुन का एकत्रित हमला टुकड़े टुकड़े हो गया। उंगली का तेज प्रहार हथेली के ठीक बीच में लगा। यह उनके हमले का कमजोर बिंदु था। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज के बीच गे किंगयुन ने एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली क्योंकि उसका पूरा दाहिना हाथ नष्ट हो गया था। उसके कंधे से हड्डी के टुकड़े बाहर निकले हुए थे और खून से सने दृश्य के बीच हताशा की एक भयावह भावना भी थी जब गे किंगयुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जी किंगयुन ने अपनी टूटी हुई बांह को पकड़ते हुए अपनी आंखों में गहरे डर और पछतावे के साथ जियो यी को देखा। इतनी ताकत के साथ मार्शल आर्ट्स संस्थान में प्रवेश के बाद वह कम से कम एक गहन स्तर या पृथ्वी स्तर का छात्र तो बन ही जाएगा, और एक दिन वह स्वर्गीय रैंक अकादमी के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। अब उसे नाराज करने के बाद उसे पूरी तरह से नाराज कर देना ही बेहतर होगा। गे किंगयुन ने एक सम्मन बाण निकाला और तेजी से उसे आकाश में छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक साथ एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। बेशर्म जियाओ यी, बिना किसी कारण के मार्शल आर्ट्स संस्थान के परीक्षक पर हमला करके उसे घायल करना, कानून की पूरी अवहेलना करना। मैं तुरंत कानून प्रवर्तन दल को बुलाता हूँ। तुम्हारा काम तमाम हो गया। एक आदेश बाण आकाश को भेदता हुआ ऊपर एक जोरदार धमाके के साथ फटा। पलक झपकते में मार्शल आर्ट्स संस्थान से दर्जनों शक्तिशाली आभाएं बाहर निकलीं। शेंटोंग क्षेत्र में भी बराबरी का मुकाबला। ये रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की कानून प्रवर्तन टीम थी जिसका नाम सुनते ही सभी लोग भयभीत हो जाते थे। उनका नेतृत्व कर रहा व्यक्ति तात्विक ऊर्जा बिखेर रहा था, एक सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ। वह गोल्डन कोर क्षेत्र में एक महाशक्ति था। उसकी भौहें ब्लेड की तरह तेज थीं, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं जो भीड़ पर एक ठंडी नज़र डाल रही थीं। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। यहाँ क्या हो रहा है? गे किंगयुन फूट फूट कर रोया, बड़े जोशिन, मुझे बचा लो। जियाओ यी नाम का ये लड़का प्रतिभा परीक्षा पास नहीं कर पाया, इसलिए गुस्से में था और चाहता था कि झांग यी परिणाम बदल दे। झांग यी ने इनकार कर दिया और उसने उसे मार डाला। मेरे शिक्षक ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उसने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये जोशिन कानून प्रवर्तन हॉल का मास्टर था। उनकी साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच गई थी, जो तियानकिंग साम्राज्य के सैन्य रैंकों में सर्वोच्च अस्तित्वों में से एक थी। जोशिन का शरीर स्वर्णिम तात्विक ऊर्जा से आच्छादित था, मानो किसी दीप्तिमान प्रभामंडल की तरह, भव्य और गंभीर। उसकी तीखी आंखें किसी की भी आत्मा को भेदने में सक्षम लग रही थीं। उसकी ठंडी निगाहें जियाओ यी पर टिकी हुई थीं, जिससे थोड़ा संदेह हो रहा था, इतनी उम्र का कोई व्यक्ति झांग यी को कैसे मार सकता है और गे किंगयुन को कैसे हरा सकता है? वह जरूर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। वह मूल्यांकन में असफल क्यों होगा? गे किंगयुन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह बोलने ही वाला था, लेकिन जोशिन ने हाथ हिलाकर टाल दिया। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती। तुमने मेरी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के एक छात्र की खुलेआम हत्या करने और एक प्रशिक्षक को गंभीर रूप से घायल करने का साहस किया। यह आसानी से नहीं सुलझ सकता। तुमने हमारे संस्थान पर जो कलंक लगाया है उसे सिर्फ तुम्हारा खून ही धो सकता है। तुम अपनी जान ले लो। जियाओ यी ने जोशिन को उदासीनता से देखा। क्या यही रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के कानून प्रवर्तन हॉल का न्याय है? न्याय से विमुख होना अधर्म है, सही गलत में अंतर न कर पाना मूर्खता है, और मार्शल आर्ट्स संस्थान के नियमों की अवहेलना करना विश्वासघात है। तुम, एक ऐसे व्यक्ति जिसमें निष्ठा, बुद्धिमत्ता और धार्मिकता का अभाव है, कानून प्रवर्तन एल्डर के पद पर बैठने का साहस कैसे कर सकते हो? जोशिन मजबूत था। गोल्डन कोर दायरे की 7वीं परत के साथ, जब तक कि वह उच्चतम स्तर के रक्त विस्फोट कौशल को नियोजित नहीं करता जिससे उसका सारा खून जल जाता, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ जियो यी वर्तमान में मुकाबला कर सकता था।
लेकिन एक युद्ध देवता के रूप में सभी स्वर्गों को दबाने और सभी चीजों को सील करने का काम सौंपा गया। वह किसी से कैसे डर सकता है? जो शिन ने आंखें सिकोड़ लीं, उसकी नज़र ठंडी और तीखी थी। कई सालों तक कानून प्रवर्तन अधिकारी के पद पर रहने के कारण स्वर्ग स्तर के छात्र भी उसका आदर करते थे। किसी ने उसके मुंह पर उसे डांटने की हिम्मत कब की थी? उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तुम कहते हो कि यह हेल्डर अन्याय है। मैं देखना चाहता हूं, तुम्हारे अलावा और कौन मानता है कि यह हेल्डर अन्याय है? उसकी नज़र वहां उपस्थित सभी लोगों पर पड़ी। एक एक करके बलवान लोग सिर झुकाकर पीछे हट गए। जो शिन अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि एक ठंडी आवाज़ गूंजी। फॉन किंगजू शियाओई के पास खड़ा था। शियाओई सही कह रहा है। तुम न सिर्फ अन्याय हो, बल्कि विश्वासघाती, मूर्ख और अधर्मी भी हो। आप। जो शिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने सोचा कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी तुरंत कोई खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद नियु दाली अपनी भारी तलवार चलाते हुए आगे बढ़े। निष्पक्षता और न्याय, क्या इनका आपसे कोई लेना देना है? नीच। जो शिन का चेहरा और भी गहरा हो गया। शांति समृद्धि की ओर ले जाती है। हालांकि मुझे पैसे से प्यार है, पर मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा न्याय से कोई लेना देना नहीं है। शी याओकियान हाथ में 2 चांदी की सिल्लियां लिए, चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए खेल रहा था। शियासे ने अपने हाथों में लाल बेली बैंड को कठोरता से सूंघा, आनंद में अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, हर कोई सुंदरता की इच्छा रखता है। मुझे भी इसमें शामिल कर लो। शी याओक्वान ने कंधे उचकाते हुए कहा, तार्किक रूप से मुझे आपसे चिपकना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं जब मेरे 2 भाई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? सबसे अंत में आगे आने वाला व्यक्ति था शी याओडू। उसने अपने हाथों में पासों का एक जोड़ा घुमाया और जो शिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि आज तुम हमें नहीं मार सकते। जियाओ यी सहित उनकी कुल संख्या 7 थी। जो शिन का चेहरा हरे और सफ़ेद रंग में बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 7 लोग सार्वजनिक रूप से उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप। जैसे ही जो शिन ने बोलना शुरू किया, एक और व्यक्ति भीड़ से बाहर निकल आया। ये हुओ जेन था। उन्होंने जो शिन की ओर गंभीरता से देखा और गहरी आवाज में कहा, बड़े जो, मैंने हमेशा रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रशंसा की है, लेकिन आज आपने जो किया है वह बहुत ज्यादा है। ये कुत्ता कहाँ से आ गया जो इस बुजुर्ग की आलोचना करने की हिम्मत कर रहा है? जो शिन ने क्रोधित होकर अपनी हथेली से वार किया। जैसे ही उसकी बर्फीली हथेली हुओ जेन के पास पहुंची, वह जोर से जमीन पर गिरी, जिससे वह उड़ गया। हुओ जेन ने खून थूका और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ठंडी सांस लेते हुए जो शिन ने कहा, तुम लोग जो केवल अराजकता चाहते हो, तुम सब मौत के लायक हो। सभी कानून प्रवर्तन दल के सदस्य मेरी आज्ञा मानो, इन 8 लोगों को पकड़ लो। अगर वे विरोध करते हैं तो कोई दया मत दिखाना। हाँ। कानून प्रवर्तन हॉल के कुछ ताकतवर व्यक्तियों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। 20 से अधिक लोगों ने 8 लोगों का सामना किया। जियाओ यी ने आगे बढ़कर कहा, कानून को अन्यायपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए उन अंगरखों को पहनने में आपकी क्या गरिमा है? भाइयों, इनका मुखौटा उतार दो। इन्हें साफ कर दो। नियु दाली ने क्रूरता से कहा। भाग्य साहसी का साथ देता है। मेरी मुट्ठी ले लो। शी याओकियान ने जटिल कौशल के साथ प्रहार किया। दिव्य मार्ग क्षेत्र की उनकी तीसरी परत की क्षमता ने उन्हें बिना पीछे छूटे समान स्तर के 2 अन्य अभ्यासियों से लड़ने में सक्षम बनाया। शी याओक्वान, शी यासे और शी याओडू के हमले भी कम दुर्जय नहीं थे। अपने बैंगनी ड्रैगन चाबुक को चलाते हुए फॉन किंगजू ने प्रेतों की तरह चाबुक से प्रहार किया। सुंदर और प्रतीत होता है कि संवेदनशील, अपने विरोधियों को आसानी से संभालते हुए। जियाओ यी मानो स्वयं एक युद्ध देवता थे। उनके हाथ में एक तृतीय श्रेणी का तात्विक हथियार था। अग्निकिलिन तलवार बहुत चमकदार थी और वह अभी तक उसकी शक्ति को सहजता से प्रकट नहीं कर पा रहे थे। तलवार हाथ में लेकर उन्होंने आत्मा का पीछा करने वाली, जीवन हरण करने वाली तलवार का शानदार प्रदर्शन किया। 1000 सैनिकों को नष्ट कर दिया। आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है। सितारों और चांद का पीछा करते हुए, जीवन को जब्त करने वाला, आत्मा का पीछा करने वाला। उसकी तलवार का हर वार किसी न किसी को घायल कर देता था, हर चाल घातक थी। दिव्य मार्ग क्षेत्र के 4थे स्तर पर अपने वर्तमान कौशल के साथ, अगर उसका सामना दिव्य मार्ग क्षेत्र के 9वें स्तर के किसी अभ्यासी से भी होता तो वह विजयी हो सकता था। बाकी सभी प्रतिद्वंद्वी आसानी से धराशायी हो जाते। एक पल के लिए 8 बनाम 27 जियोई की टीम ने पूर्ण विजय का दावा किया। जियाओ यी और उसके साथ साथी कतार में खड़े होकर जो शिन को घूर रहे थे, जिसका चेहरा हरा और सफ़ेद हो रहा था, और बोले, आप दावा करते हैं कि मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश के योग्य नहीं हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग यहाँ लेटे हैं, अकादमी में इनका क्या दर्जा है? जो शिन का चेहरा जिगर के रंग का हो गया, मानो उसने 1 किलोग्राम मक्खियां निगल ली हों। बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। कानून प्रवर्तन दल में विभिन्न स्तरों के उत्कृष्ट छात्र शामिल थे।
यदि वे भी शियाओ यी और उसके समूह से आसानी से पराजित हो जाते तो ये कहना कि शियाओ यी योग्य नहीं था और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, इसका अर्थ होगा कि अकादमी के 90% से अधिक छात्र भी योग्य नहीं थे, है न? उसने महसूस किया कि उसका चेहरा तीव्र, असहनीय दर्द से जल रहा है। परीक्षा में शामिल अन्य मजबूत प्रतिभागियों की अजीब निगाहों को देखकर झो शिन ने गे किंग्युन को बुरी तरह घूरा और मन ही मन कोसते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम उससे निपटना चाहते हो तो कम से कम चालाक तरीकों का इस्तेमाल करो। अब वह एक कठिन स्थिति में था, लेकिन वह एक कानून प्रवर्तन अधिकारी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी न केवल प्रतिभा बल्कि चरित्र को भी महत्व देती है। सिर्फ इसी आधार पर आप में से कोई भी योग्य नहीं है। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक लंबी हंसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। एक कैंग्यून ईगल ऊपर से नीचे उतरते हुए दिखाई दिया, जिसके पंख 20 मीटर तक फैले हुए थे और वह आकाश को ढकने के लिए ऐसी छाया बना रहा था मानो वह आकाश को ढक रहा हो। कैंग्यून ईगल की पीठ से एक ठंडी आवाज आई, झो शिन, आपकी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी हमेशा की तरह बेशर्म है ना? आपकी अकादमी उनके चरित्र को नीची नज़र से देखती है। जहां तक मैं देख रहा हूं, वे वफादार, बहादुर और साधन संपन्न हैं, जो उन्हें उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत शिष्य बनाता है जिनकी आप बात कर रहे हैं। सज्जनों, क्या आप में से कोई मेरी त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होने में रुचि रखता है? क्या आप हमारी त्यान की मार्शल आर्ट अकादमी में आने के लिए तैयार होंगे? कैंग्यून ईगल की पीठ से एक मधुर हंसी गूंजी। एक परिष्कृत, विद्वान हरी कमीज पहने अधेड़ उम्र का वह आदमी हवा के साथ ऐसे तैरता हुआ नीचे उतरा मानो कोई दिव्य शक्ति इस दुनिया में उतर आई हो। उसके चारों ओर बहती मंद हवा में जरा भी दबाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी भव्यता थी जो किसी विशाल पर्वत की तरह विस्मयकारी थी। सभी की निगाहें उसकी ओर खींची चली गईं। गू जुन्हे, तुम यहाँ रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में क्या कर रहे हो? झो शिन की आंखें सिकुड़ गईं और वह नवागंतुक को देखते हुए गंभीर हो गया। गू जुन्हे, त्यान की मार्शल आर्ट अकादमी के प्रमुख, आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है। स्वर्ण अमृत क्षेत्र का चरम अस्तित्व तथा उस स्तर तक पहुंचने वाला संपूर्ण त्यान किंग साम्राज्य का सबसे युवा रिकॉर्ड धारक। ऐसी अफवाहें थीं, त्यान किंग साम्राज्य में ताओ क्लेश क्षेत्र में कदम रखने वाला अगला व्यक्ति संभवतः ये गू जुन्हे होगा। गू जुन्हे के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जैसे ही उन्होंने हल्के से कहा, मैं वहां से गुजर रहा था जब मैंने अचानक आपकी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का संकट संकेत देखा। मुझे लगा कि दानव संप्रदाय के अनुयायी आपकी अकादमी को घेर रहे हैं, इसलिए मैं मदद के लिए दौड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दानव संप्रदाय की बजाय मैं आपकी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को सही गलत में अंतर न करते हुए, काले और सफ़ेद को उल्टे हुए और युवा पीढ़ी को धमकाते हुए पाऊंगा। बकवास! झो शिन गुस्से में आ गया और बिना सोचे समझे बोल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसका चेहरा अचानक बदल गया और शून्य से एक जोरदार आवाज़ गूंज उठी। एक अदृश्य थप्पड़ उसके चेहरे पर जोरदार तरीके से पड़ा। बहुत खूब! झो शिन सीधे जमीन पर गिर गया, उसका सिर इतनी जोर से धरती से टकराया कि उसकी आंखों के सामने तारे चमक उठे, उसका सिर घूमने लगा। गू जुन्हे ने झो शिन को ठंडे भाव से देखा, उसका व्यवहार उदासीन था। अगर एल्डर वांग और शूलिंगुआ भी यहाँ होते तो वे मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। तुम क्या हो जो ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? अगर मैं पाद भी दूं तो क्या तुम उसे संभाल भी पाओगे? झो शिन ने अपनी आंखों के कोने को झटकते हुए जल्दी से कहा, हे गू, मैंने पहले गलत बोला था, कृपया मुझे माफ कर दो। हम्फ! गू जुन्हे ने उपहास किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसका चेहरा पहले से ही एक शानदार मुस्कान से भर गया था, जो शियाओ यी और अन्य लोगों पर केंद्रित थी। आप युवाओं में ईमानदारी है और आप सत्ता के आगे नहीं झुकते, जो मेरे स्वाद के अनुकूल है। क्या आप मेरी त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होने में रुचि रखते हैं? त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी, सद्भाव से धन संपत्ति आती है। शी याओकियान ने अपना मंत्र बुदबुदाते हुए कहा, क्या आपकी त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी के पास बहुत पैसा है? गू जुन्हे ने रुककर सिर हिलाया, हाँ, हमारी त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी के पास हमारे खर्च करने से ज़्यादा पैसा है। हिस! शी याओकियान की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर हिलाया, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। शी याओक्वान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जब से मैंने तुम्हें झो शिन को एक हथेली के प्रहार से दूर फेंकते देखा था, मुझे पता था कि मैं जीवन भर तुम्हारा पीछा करूंगा। गू जुन्हे की आंख का कोना फड़क गया। शी यास ने अपने होंठ चाटे, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, क्या त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में कई सुंदरियां हैं? ओह! गू जुन्हे ने गंभीर उत्तर दिया, जब तक महिलाएं हैं, वे सभी अद्वितीय सुंदरियां हैं। मैं कामुक नहीं हूँ। बस दोनों लिंगों के साथ प्रशिक्षण कम थकाऊ होता है। मैं जाने को तैयार हूँ, शी यासे ने गंभीरता से कहा। गू जुन्हे ने अनजाने में शियाओडू की ओर देखा, जो पहले झिझकते हुए बोले, मुझे यकीन है कि आप मुझे जरूर स्वीकार करेंगे।
गू जुन्हे ने फिर नियू डाली और फैंग क्विंगजू की ओर देखा। फॉन्ग किंगजू मुस्कुराया, जहां भी जियो ही जाता है मैं भी वहां जाता हूं। नियू दाली ने घोषणा की, मैं बड़े भाई का अनुसरण करूंगा। गू जुन्हे की नज़र जियाओई पर टिक गई, उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक तैर गई। उसने जियाओई के सब कुछ पहले देखा था और उसने तुरंत कहा, जियाओई, क्या तुम मेरी तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में आना चाहोगी? जियो यी ने गू जुन्हे पर नज़र डाली। उसे विश्वास नहीं हुआ कि गू जुन्हे सचमुच यूं ही वहां से गुजर गया था, लेकिन उस आदमी में कोई दुर्भावना न देखकर जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, हे गू, मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में मूल्यांकन के दूसरे दौर में भी पास नहीं हुआ। क्या आपको यकीन है कि मुझे अपने यहाँ रखने से तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी को नुकसान नहीं होगा? रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोग अंधे हैं। गू जुन्हे ने जियाओई को गहराई से देखा और हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, उनके बीच एक अनकही समझ थी। जब तक आप मेरी तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में आने के लिए सहमत हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल के भीतर आप पूरे रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में छा जाएंगे। जियोई ने अपना सिर हिलाया, नहीं, 5 साल बहुत लंबा समय है। गू जुन्हे अचंभित रह गया। जियोई ने आगे कहा, बड़े गो, चूंकि आप चाहते हैं कि मैं तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल हो जाऊं, प्रधानाध्यापक के रूप में आप मेरी रक्षा करेंगे, है ना? गू जुन्हे ने अनजाने में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने जियाओई के मुंह के कोने पर विजयी मुस्कान देखी, उसका दिल धड़क उठा। वह बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि जियाओई पहले ही जोशिन के पास पहुंच चुका था। धीरे से अपना अंगूठा उठाया, फिर उसे नीचे किया और शब्द दर शब्द दहाड़ते हुए बोला, आज मैं तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी का जियाओई, तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी की ओर से रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी छात्रों को गहन स्तर से नीचे की चुनौती देता हूं। क्या? गू जुन्हे दंग रह गया। जोशिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जियोई, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में कोई नहीं बचा है? जियाओई ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश के योग्य नहीं हूं? फिर मुझे अपनी अकादमी के तथाकथित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देखने दीजिए, अगर उनमें से हर एक मुझसे ज्यादा मजबूत और उत्कृष्ट है। जियाओई, जो भी गहन स्तर से नीचे है, एक एक करके या दो दो करके आएं। अगर मैं हार गया तो मैं, जियाओई, आपकी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के द्वार पर घुटने टेक दूंगा। जोशिन दहाड़ा, जियोई, तुम मौत की तलाश में हो। जियोई ने गू जुन्हे की ओर देखा, हेडमास्टर। गू जुन्हे का चेहरा काला पड़ गया। जोशिन, क्या तुमने जियाओई की बातें नहीं सुनी? अपनी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के गहन स्तर से नीचे के सभी शिष्यों को बुलाओ, वरना मुझे अपना आपा खोने का दोष मत दो। जोशिन, तियानकिंग की राजधानी में गू जुन्हे का एक प्रसिद्ध उपनाम था, जिसे अपराजय शरारती लड़का के नाम से जाना जाता था। एक बार उकसाए जाने पर वह परिणामों की परवाह नहीं करता था। अभी कार्य करो, बाद में बात करो। यदि जोशिन ने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया तो गू जुन्हे वास्तव में रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में हंगामा खड़ा कर सकता था। इस विचार के साथ जोशिन की आधी बंद आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और शियाओई पर एक विषैली निगाह जमाए हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि तुम मौत को दावत दे रही हो, इसलिए मैं दोषी नहीं हूं। वाह! जोशिन ने एक कमान तीर निकाला। आदेश बाण आकाश में चला गया और उसमें से एक चमकदार सुनहरी बिजली चमकने लगी। बूम बूम बूम, युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि लगातार गूंज रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी। जब युद्ध के नगाड़े बजते हैं तो शिष्य इकट्ठा होते हैं। 3 ध्वनियां, जो पृथ्वी, पीली और गहन स्तरों को एक साथ बुला रही हैं। जल्दी करो, जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी। संपूर्ण रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में हंगामा मच गया। पृथ्वी, पीले और गहन स्तर के शिष्य रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के द्वार की ओर दौड़ पड़े। अकादमी के बाहर के लोगों को छोड़कर इकट्ठी भीड़ 20,000 से ज्यादा थी। लगभग 20,000 पीले स्तर के शिष्य, 3,000 से ज्यादा गहन स्तर के शिष्य और लगभग 100 पृथ्वी स्तर के शिष्य, ये सभी जियाओई और बाकियों को घूर रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। बड़े जो, क्या हुआ? हमें इतनी जल्दी क्यों इकट्ठा किया? पृथ्वी स्तर के शिष्य की वर्दी पहने एक युवक आगे आया और पूछा। वह अकादमी में मौजूद कई पृथ्वी स्तर के शिष्यों में सबसे ताकतवर था। पृथ्वी स्तर के शिष्यों में 10वें स्थान पर जुगे शुआंगदाओ। जोशिन ने शियाओई की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, शियाओई नाम का ये व्यक्ति रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के गहन स्तर से नीचे के सभी छात्रों को चुनौती देना चाहता है। यह मामला रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की सैकड़ों वर्षों की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कौन लड़ने की हिम्मत करता है? क्या गहन स्तर से नीचे के सभी छात्रों को चुनौती दें? ये तो बहुत अहंकारी है। वह तो सीधे मौत मांग रहा है। उसे मार डालो। एक गहन स्तर का शिष्य आगे बढ़ा और जियाओई को ठंडेपन से देखते हुए बोला, रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी, गहन स्तर का शिष्य वांगिए, मुझे बहुत बकवास है।
जियो यी ने ठंडी सांस ली, उसका आंकड़ा अचानक अपने मूल स्थान से गायब हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसने पहले ही वांग ये को उड़ाने के लिए ड्रैगन टेल व्हिप चाल का इस्तेमाल किया था। एक भारी धमाके के साथ आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र की 5वीं परत से वांग ये बुरी तरह गिर पड़ा, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, वह हिलने में असमर्थ था। हर कोई अचंभित था, आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र की 5वीं परत का एक शक्तिशाली केंद्र एक ही लात से पराजित। हालांकि जियाओई ने भीड़ के आश्चर्य भरे भावों की परवाह न करते हुए उदासीनता से कहा, एक एक करके आना बहुत परेशानी की बात है, आप सभी एक साथ मेरे पास आते हैं। तुम सब लोग एक साथ मेरे पास आओ। जियाओई ने भीड़ की ओर अपनी उंगली उठाए, उसकी आंखें युद्ध और उत्साह की तीव्र इच्छा से चमक रही थीं। उसके अंदर का युद्ध भूखा जीन अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। स्वर्ग के दमनकर्ता, युद्ध देवता, असंख्य स्वर्गों को वश में करके देवताओं को उनके स्थान पर सील कर दिया। वह अस्तित्व था जो देवताओं, अमर प्राणियों, स्वर्ग पृथ्वी के विरुद्ध बिना किसी नुकसान के अंतहीन युद्ध लड़ता था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के बार बार के उत्पीड़न ने उसके अंदर युद्ध की भावना को पूरी तरह से जगा दिया था, जिससे उसके अंदर का ईश्वरीय सीलिंग बीज भिनभिनाने लगा और उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की सी चमक फैल गई, मानो कोई दिव्य शक्ति इस दुनिया में उतर आई हो। उसके हाथ के एक झटके से एक टियर 3 युआन हथियार उसकी हथेली में आ गिरा। वाह! तलवार की धार हवा में चीरती हुई कई तरह की चीरने वाली आवाजें निकाल रही थी। शियाओयी के सामने खड़े दुर्जय विशेषज्ञों की टोली ने एक दूसरे को देखा, संख्या 20,000 थी और वह उन सभी को एक साथ हमला करने के लिए कह रहा था। अकेले हजारों की सेना का सामना करना, ये तो निस्संदेह असंभव था। यहाँ तक कि अगर जियोई ने उन सभी से मुकाबला करने की हिम्मत की तो वे सामूहिक रूप से उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार अगर उन्होंने ऐसा किया तो रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हम सिर्फ इसलिए कि वह एक पल के लिए अचानक चौंक गया था, तुम उसे चकमा देने में कामयाब हो गए। इस बूढ़े को तुम्हें सबक सिखाने दो, बेवकूफ। आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर का एक विशेषज्ञ ऊंचा उड़ रहा था, उसका शरीर दृढ़ और शक्तिशाली था और उसमें जन्मजात दिव्य शक्ति थी। उसकी मुट्ठियां लोहे की गदाओं जैसी कठोर बेरहमी से नीचे गिर पड़ीं। अद्वितीय शक्ति के साथ बाघों, चीतों, भेड़ियों को अकेले ही चीर डालने में सक्षम वे निर्दयी मुट्ठियां शियाओई पर टूट पड़ीं, उसकी खोपड़ी को कुचलने और अगर वे आपस में टकरा गईं तो उसे मार डालने के इरादे से। इस भीषण हमले का सामना करते हुए जियाओई की नज़र थोड़ी ऊपर उठी और उसकी मुट्ठी में तलवार तेजी से ऊपर की ओर घूम गई। वाह! चांदी की तरह चमकती तलवार की रोशनी एक झटके के साथ हमलावर के शरीर में घुस गई। छींटे! शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया, खून मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगा और लाश के दोनों हिस्से जमीन पर गिर पड़े। शियाओई के हाथों आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के 2 विशेषज्ञों की मृत्यु और निस्संदेह तात्कालिक हत्याओं ने तेजी से वहां पहुंचे रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी छात्रों को चौंका दिया। वे भयभीत होकर बोले, इस आदमी की ताकत इतनी जबरदस्त है, आखिर यह कौन है? ये हमें चुनौती क्यों दे रहा है? मैंने सुना है कि वह हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिष्य मूल्यांकन में भी भाग ले रहा था, लेकिन दूसरे राउंड के दौरान ही उसे बाहर कर दिया गया। आप मजाक कर रहे होंगे, है ना? अपनी ताकत के बावजूद वह कमजोर प्रतिभा के कारण पास नहीं हो सका। फिर हम क्या हैं? कौन सा बेवकूफ मूल्यांकन का प्रभारी था? क्या वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को दरवाजे से बाहर नहीं धकेल रहे हैं? अपनी आवाज़ धीमी रखो। मैंने सुना है कि यह भाई जिया सिदाओ के सुझाव पर था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के बीच हो रही चर्चाओं को सुनकर झो शिन का चेहरा सुअर के कलेजे की तरह लाल हो गया। काश वो गेकिंग्युन और झांग यी की लाशों को पीट पीट कर मार डालता, लेकिन इस समय वो अपना संयम बिल्कुल नहीं खो सकता था। झो शिन ने ठंडी सांस ली। जियाओई, क्या तुम कुछ ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो रहे हो? जियोई ने उसकी ओर देखा और गु जुन्हे को संबोधित करते हुए कहा, निर्देशक। गु जुन्हे एक झटके में झो शिन के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हथेली उसके चेहरे पर दबाए और उसे जमीन पर धकेल दिया। उसे आगे पीछे रगड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, क्या बात है? मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। क्या तुम पहले से ही मेरे शिष्य को धमकाने की योजना बना रहे हो? झो शिन को रोने का मन हुआ। मैंने उसे कब धमकी दी? अभी भी कठोर बात करने की कोशिश कर रहे हो? गु जुन्हे ने अपना चेहरा पकड़कर उसे बार बार जमीन पर पटका। बैंग बैंग बैंग! जमीन एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई थी। झो शिन की नाक नीली पड़ गई थी और चेहरा सूज गया था। अगर उसका गोल्डन कोर रियल्म शरीर किसी प्रथम श्रेणी के युआन हथियार जितना मजबूत न होता तो वार से उसका सिर फट सकता था और खून बह सकता था। फिर भी झो शिन का सिर सुअर के सिर जितना सूज गया था और अब उसे इंसान के रूप में पहचानना मुश्किल था। स्मैक स्मैक स्मैक! गु जुन्हे ने अपने हाथों से धूल झाड़ी और जियाओई की ओर देखा। तुम जारी रखो। जियाओई का मुंह सिकुड़ गया जब उसने जुगे शुआंगदाओ और अन्य लोगों की ओर देखा।
तुम में से जो लोग पीले या गहन स्तर के हैं, मौत की तलाश में यहाँ आने की जहमत मत उठाओ। क्या तुम में से किसी पृथ्वी स्तर के छात्र में मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है? अब मुझे समझ आ गया। वे कहते हैं कि मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश के लिए अयोग्य हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत कमज़ोर है, नहीं मेरी चमड़ी पर्याप्त मोटी है। क्या यही बात है? अगर ऐसा है तो मैं हार मान लेता हूँ। वास्तव में मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। जियाओ यी, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने 2 प्रोफाउंड लेवल के छात्रों को मार डाला है, तुम सचमुच अजेय हो। मेरी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में अनगिनत लोग हैं जो तुम्हें आसमान के तारों की तरह मार सकते हैं। एक गंजा युवक आगे बढ़ा और बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। वह युवक गंजा था, उसकी भौहें तलवार की तरह तीखी थीं, गालों की हड्डियां ऊंची थीं तथा आंखें बाज की निगाहों की तरह ठंडी थीं। उसकी साधना आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसे पृथ्वी स्तर का विद्यार्थी माना जाने लगा। क्या ये पृथ्वी स्तर के छात्रों में 278वें स्थान पर रहने वाला गंजा कसाई है? डिंग कियांग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह प्रशिक्षण अभियान पर नहीं होगा। उसके यहाँ होने से जियाओ यी ज़्यादा देर तक अहंकार से पेश नहीं आ पाएगा। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिष्य उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। गंजा कसाई डिंग कियांग ने अपने होंठ चाटे और एक क्रूर मुस्कुराहट प्रकट करते हुए अशुभ रूप से कहा, जियो यी, मैं एक असली आदमी के रूप में तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु देने के लिए सबसे मर्दाना तरीका अपनाऊंगा। झंझन झंझन। धातु की ठंडी टक्कर में उसने प्रत्येक हाथ में बैल के सिर जैसा दिखने वाला एक विशाल क्लीवर पकड़ रखा था। क्लीवर की जोड़ी पूरी तरह काली थी और उसके किनारे चांदी के चमक रहे थे। तीसरे दर्जे का युआन हथियार, हेवन स्लॉटर ब्लेड, मैं तुम्हारे कुत्ते का सिर लेने आ रहा हूँ। डिंग कियांग ने अपने दोहरे ब्लेडों से जियो यी पर हमला करते हुए चिल्लाया। उसका भारी भरकम शरीर आश्चर्यजनक रूप से तेज था और उसके बेतहाशा हमले के बीच उसकी तलवार की रोशनी पारे की तरह हर जगह फैल रही थी। इतने बेपरवाह हमले का सामना करते हुए जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, आत्मा छीनने वाला, जीवन चुराने वाला। वाह! तलवार खींची, तलवार गिरी। जियाओ यी डिंग कियांग को धक्का देकर सीधे जुगे शुआंगदाओ और बाकी लोगों की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके पीछे डिंग कियांग धड़ाम से गिर पड़ा, उसके गले से खून की धार बह रही थी। जियाओ यी ने अपनी तलवार उठाई, जिसकी धार पर खून की बूंदें टपक रही थीं, और ठंडे स्वर में बोला, एक साथ मुझ पर टूट पड़ो। तुम सबको एक एक करके मारना काफ़ी नहीं है। हिस! ये शब्द अचानक बिजली की तरह गिरे, जिससे लोगों में हौंफने की लहर दौड़ गई। क्या हत्या करना पर्याप्त संतुष्टिदायक नहीं था? प्रत्येक तलवार का वार रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा परिश्रमपूर्वक पोषित प्रतिभा की जान ले सकता है, और फिर भी आप कहते हैं कि यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं है। जुगे शुआंगदाओ गुस्से से लाल हो गए, उनकी आंखें बर्फ की तरह जम गईं और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, जियाओ यी, मैं मानता हूं कि झांग यी और मिस्टर गे ने जो किया वह घृणित था, क्योंकि उन्होंने मूल्यांकन से आपको अयोग्य ठहराने के लिए मनगढ़ंत कारण गढ़े थे। लेकिन आपने काफ़ी परेशानियां खड़ी कर दी हैं और काफ़ी लोगों को मार डाला है। अब इसका अंत होना चाहिए और मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले का संतोषजनक समाधान निकालूंगा। एम्पायर के साथ जुड़े रहें। एक संतोषजनक अंत। जियो यी ने प्रसन्नता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। इस मामले को निपटाने के लिए तुम्हें मार देना ही सबसे संतोषजनक निष्कर्ष होगा। झूगे शुआंगदाओ ने ठंडे स्वर में कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें पर्याप्त सम्मान दूंगा और तुम्हें मारने के लिए मैं अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करूंगा। कुछ ही देर में उसकी आवाज़ धीमी हो गई। झूगे शुआंगदाओ का शरीर धमाके के साथ फट गया। उसके चारों ओर सफ़ेद रोशनी घूम रही थी, उसकी पीठ के पीछे 2 सफ़ेद धाराएं उठ रही थीं और 2 भुजाएं उन्हें चीरती हुई उसकी पीठ पर दिखाई दे रही थीं। उसकी चारों भुजाओं में एक एक काली युद्ध तलवार थी जो तीक्ष्णता की गहरी चमक के साथ चमक रही थी, जिससे रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। झूगे शुआंगदाओ रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के पृथ्वी स्तर के छात्रों में 10वें स्थान पर, स्वर्गीय किंग ड्रैगन और टाइगर लिस्ट की टाइगर लिस्ट में 25वें स्थान पर, उनकी जन्मजात दिव्य क्षमता, 4 भुजाएं। 4 भुजाएं उसके शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई, अत्यंत भयावह। उत्तेजना से भरे चेहरे के साथ झो शिन ने अपने चोटिल और सूजे हुए चेहरे के बावजूद एक भयानक मुस्कान दिखाई। इस बार जियो यी निस्संदेह मरने वाला है। झो शिन के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था और वह गु जुन्हे की ओर उत्तेजक दृष्टि से देख रहा था। गु जुन्हे ने उसे एक नज़र देखा, एक शब्द भी नहीं बोला गया। फिर भी उसकी हथेली एक बार फिर झो शिन के चेहरे पर आ गई, उसे ज़मीन पर दबाते हुए आगे पीछे रगड़ने लगी। झो शिन का मुंह कीचड़ और रेत से भरा हुआ था, वह पीड़ा में निराश था। गु जुन्हे, तुम बहुत दूर जा रहे हो। गु जुन्हे ने उदासीनता से कहा, तुम्हारी आंखें मार खाने को तैयार हैं। झो शिन, मैं। इस दौरान
झूगे शुआंगदाओ ने पहले ही एक जोरदार हमला शुरू कर दिया था। उसकी चारों भुजाएं एक साथ घूम रही थीं और काली कृपाणें हवा में चीरती हुई दिखाई दे रही थीं। काली कृपाण की चकाचौंध भरी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली और प्रभावशाली थी, जो एक ही झटके में शियाओई के ठीक सामने आकर दोनों तरफ से हमले शुरू कर रही थी। भुजाओं में समाहित कृपाण के ब्लेड अकेले हथियारों के इस्तेमाल से भी ज्यादा लचीलापन प्रदान करते थे। शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। जियाओ यी पूरी तरह से एक आग था। उसके सामने जो प्रतिद्वंद्वी था वह दिव्य शक्ति क्षेत्र की 10वीं परत का था, जो उसके पहले के किसी भी प्रतिद्वंद्वी से कहीं बेहतर था। एक ही हाथ से उसने ड्रैगन स्केल तलवार को पकड़ लिया ताकि उसके सामने होने वाले हमलों को रोका जा सके। झनकार, एक धीमी सी आवाज के बीच पहली काली कृपाण तलवार की धार पर लगी, जिससे ब्लेड पीछे की ओर मुड़ गया और चिंगारियां बिखर गईं। ये क्रूर बल अभी दोनों हाथों तक पहुंचा ही था कि जियाओई को सुन्नपन सा दर्द महसूस हुआ और फिर दूसरी कृपाण तलवार की धार पर लगी। झनकार, ये हमला पिछले हमले से भी अधिक शक्तिशाली था। इसके तुरंत बाद तीसरा, चौथा, पांचवां कृपाण प्रहार। बवंडर स्लैश। झूगे शुआंगदाओ की आकृति एक लट्टू की तरह घूम रही थी। उसकी चारों भुजाएं लड़ाकू कृपाणों को थामे हुए थीं और बार बार ड्रैगन स्केल तलवार पर प्रहार कर रही थीं। तलवार पर लगे ड्रैगन के शल्क टूटकर बिखर गए और चारों दिशाओं में बिखर गए। जियो यी को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हा, जियाओ यी, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थीं? ऐसा लगता है कि तुम केवल अपने से कमज़ोर लोगों को ही धमका सकती हो। हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप क्या हैं? ये तथ्य कि हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी आपको नहीं चाहती, केवल आपका नुकसान है, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई झूगे, आगे बढ़ो, उसे काट डालो। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के मजबूत खिलाड़ी एक के बाद एक चिल्लाए। उनके चेहरे पर उत्साह था। 18वीं कृपाण का प्रहार हुआ। झनकार, एक कर्कश ध्वनि के साथ जियाओई के हाथ में ड्रैगन स्केल तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और प्रचंड आघात की लहर ने जियाओई को उड़ा दिया। वह 10 मीटर से ज्यादा दूर उछला। उसके पीछे 2 भयंकर निशान घसीटे गए। उसकी हथेलियों के बीच के हिस्से फट गए। खून बेतहाशा बहने लगा। टूटी हुई तलवार धुंधली और बिखर गई। झूगे शुआंगदाओ गर्व से जियाओई के सामने खड़ा था। उसके होठों पर भारी उपहास था। क्या तुम बस इतना ही करने में सक्षम हो? क्या तुम अभी भी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में स्वर्ग स्तर से नीचे के सभी छात्रों को चुनौती देने का सपना देख रहे हो? जियाओई ने अपने हाथों पर लगे ताज़ा खून को झाड़ा, हथेलियों पर लपेटने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और झूगे शुआंगदाओ की ओर देखा। जैसा कि फ्लाइंग टाइगर लिस्ट में 25वें नंबर पर होने की उम्मीद थी, आपके पास कुछ कौशल हैं। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में आपके जैसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग नहीं हो सकते, है ना? अगर मैंने आपको मार दिया तो रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी निश्चित रूप से आपके नुकसान पर शोक मनाएगी। स्वर्गीय किंग ड्रैगन और टाइगर सूची को टेंग लॉन्ग सूची और फ्लाइंग टाइगर सूची में विभाजित किया गया है। टेंग लॉन्ग लिस्ट में 20 स्थान हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति 40 वर्ष से कम आयु का गोल्डन कोर रियल्म पावरहाउस है। फ्लाइंग टाइगर सूची में 100 स्लॉट हैं, जिनमें से प्रत्येक 40 वर्ष से कम आयु और गोल्डन कोर दायरे से नीचे के लोगों के लिए है। झूगे शुआंगदाओ को फ्लाइंग टाइगर सूची में 25वां स्थान दिया गया, जिसका अर्थ था कि वह पूरे तियानकिंग साम्राज्य की युवा पीढ़ी में 45वें स्थान पर थे। ऐसी प्रतिभा वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा थी, यहाँ तक कि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लिए भी। झूगे शुआंगदाओ ने घृणा से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? जियाओई ने अपने जोड़ों को फैलाया और चटकाया, पट्टी बंधे हाथ को ऊपर उठाया और हल्के से कहा, मैं, जियाओई, हमेशा इस सिद्धांत पर काम करता हूं कि जब तक मैं पहले अपमानित न हूं, तब तक दूसरों को अपमानित न करूं। आज का मामला तुम्हारे कारण भड़का है। और झूगे शुआंगदाओ, चूंकि मुझ पर तुम्हारे पहले के सभी हमले घातक थे, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो क्या मैं अपना खून खराबा नहीं कर रहा होता? यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप में क्षमता है या नहीं। झूगे शुआंगदाओ ने उपहास किया। झनकार, चारों भुजाओं में पकड़ी हुई लंबी तलवारें कान फाड़ देने वाली आवाजों के साथ धीरे धीरे ब्लेडों को घसीट रही थीं, चिंगारियां उड़ रही थीं और हत्या की मंशा आसमान की ओर बढ़ रही थी। जियोई का शरीर कांप उठा। हथेली के एक झटके से उसके हाथ में एक तृतीय श्रेणी की तात्विक तलवार प्रकट हुई। ये तलवार स्वॉर्ड माउंटेन मैनर से प्राप्त की गई थी। इसका नाम टाइगर स्लेयर रखा गया था। तलवार की मूठ पर एक भयंकर बाघ का सिर बना हुआ था, जिसका मुंह खुला हुआ था और तलवार की धार अंदर से निकल रही थी। एक ठंडी रोशनी पूरे धार में घूम रही थी। शियाओई ने मूठ को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था। केवल तुम्हारे पास ही जन्मजात दिव्य क्षमता नहीं है। गुंजन, शियाओई के शरीर से काले तरल की एक धारा बह निकली, जो उसके दाहिने हाथ से चिपक गई और उसके हाथ में टाइगर स्लेयर तलवार के चारों ओर लिपट गई। टाइगर स्लेयर तलवार चमकदार काले रंग में बदल गई। ये पूरी तरह से उसके हाथ से जुड़ गया था। और पड़े एम्पायर पर इस तरफ जियाओई की हथियार सम्लन नामक जन्मजात दिव्य क्षमता थी, जो शेंटोंग क्षेत्र में उसकी सफलता के बाद प्रकट हुई थी।
उसने एक हथियार का सहारा लेकर अपने शरीर को हथियार में बदल लिया और खुद को भी उसके साथ जोड़ लिया। एक युद्ध तलवार पकड़े हुए उसका हाथ उसके साथ जुड़ गया, पूरी भुजा ही युद्ध तलवार थी। युद्ध कवच पहने हुए उसका धड़ उसमें विलीन हो गया और उसका पूरा शरीर कवच बन गया। हथियार सम्मलन, शीर्ष 10 दिव्य कौशल में से एक। उनकी जन्मजात दिव्य क्षमता वास्तव में हथियार सम्मलन है। जियाओ यी की प्रतिभा कितनी मजबूत है, सभी आश्चर्यचकित थे। झू शिन भी इस समय पसीने से तरबतर था, गहरे अफसोस से भरा हुआ। उसने एक अद्वितीय प्रतिभा को ठुकरा दिया था, जिसके पास हथियार सम्मलन की जन्मजात दिव्य क्षमता थी। यही तलवार की ताकत है। शेंटोंग क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर शीर्ष 10 दिव्य कौशलों में से एक, हथियार सम्मलन में महारत हासिल करना और तलवार की मंशा को पहले से ही समझना। ये अगर झू शिन को सिर्फ शाओ यी के हथियार सम्मलन दिव्य कौशल में महारत हासिल करने पर ही अफसोस हुआ था, तो इस पल उसे इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी आंखें हरी हो गईं। शेंटोंग क्षेत्र में तलवार की मंशा में महारत हासिल करने का मतलब था स्वर्णिम कोर क्षेत्र में आगे बढ़ने की 100% निश्चितता। इसके अलावा उनकी जन्मजात दिव्य क्षमता हथियार सम्मलन भी थी। जियो यी की भविष्य की उपलब्धियां कम से कम टेंग लॉन्ग लिस्ट के शीर्ष 3 में होंगी। जिया सिदाओ, गे किंगयुन, झांग यी, आपने मेरे साथ गलत किया है। झू शिन इतना गुस्से में था कि उसने मुंह में पुराना खून उगल दिया। उसकी आंखें उन्माद से भरी हुई थीं और वह झूगे शुआंगदाओ को घूर रहा था। शुआंगदाओ, उसे मार डालो, मेरे लिए उसे मार डालो। इस दौरान जियाओ यी और जुगे शुआंगदाओ पहले ही फिर से युद्ध में शामिल हो चुके थे। जुगे ने चारों भुजाओं में चाकू लेकर अद्वितीय क्रूरता के साथ हमला किया। उनके बीच हुए आदान प्रदान में दोनों बराबरी पर दिखे। आखिरकार जियो यी अभी भी शेंटोंग क्षेत्र की चौथी परत पर था। दिव्य शक्ति क्षेत्र 10वीं परत के जुगे शुआंगदाओ के खिलाफ सामना कर रहा था, जिसने अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता को जागृत किया था। अभी भी एक निश्चित अंतर था। मैं मानता हूं कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम अभी भी मुझे मारने से बहुत दूर हो। जुगे शुआंगदाओ की चारों भुजाएं बेतहाशा लहराईं, जिससे जियाओ यी अपनी पागलपन भरी चाकू चालों से क्षण भर के लिए चकरा गया। ऐसा लगता है कि मैं केवल इस चाल का उपयोग कर सकता हूं। जियाओ यी की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह दहाड़ा, रक्त विस्फोट कौशल। वाह! उसके शरीर के चारों ओर एक लाल चमक उभरी, जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया। ये वास्तव में दाओ यान से विरासत में मिला रक्त विस्फोट कौशल था। रक्त विस्फोट कौशल ने तुरंत जियाओ यी के रक्त का 10वां हिस्सा जला दिया, जिससे 10 गुना शक्ति का विस्फोट हुआ। दूसरी परत ने रक्त का 5वां हिस्सा जलाकर 20 गुना शक्ति प्राप्त की और इसी तरह 10वीं परत ने सारा रक्त जलाकर 100 गुना शक्ति प्राप्त की। लेकिन 10वीं परत डालने का मतलब था सारा खून जला देना, जिससे मौत हो जाती। सौभाग्य से जुगे शुआंगदाओ केवल दिव्य शक्ति क्षेत्र की 10वीं परत पर था। जियो यी को रक्त विस्फोट कौशल की केवल पहली परत को सक्रिय करने की आवश्यकता थी। धमाका! ताकत में 10 गुना वृद्धि के बाद जियो यी का दाहिना हाथ टाइगर स्लेयर तलवार के साथ विलीन हो गया और लाल रंग की चमक की एक परत से ढक गया, 1000 सैनिकों को साफ करते हुए। एक तलवार आकाश में घूम गई। गति और शक्ति दोनों पहले से 10 गुना अधिक थी। झनकार! इस तलवार के वार ने जुगे शुआंगदाओ के हाथों से ब्लेड को बलपूर्वक गिरा दिया। अच्छा नहीं, जुगे शुआंगदाओ के चेहरे पर भारी बदलाव आया। जिस क्षण जियाओ यी उसके पास से गुजरा, उसने तुरंत दिशा बदल दी और अपनी तलवार से फिर से वार किया, सितारों और चंद्रमा का पीछा करते हुए। वाह! ब्लेड ने शून्य को चीरते हुए जुगे शुआंगदाओ की चारों भुजाओं को मौके पर ही अलग कर दिया। चीख! जुगे शुआंगदाओ की आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़ चुकी थी। वह दर्द से कराह रहा था और झू शिन की ओर दौड़ रहा था। बड़े झू, मुझे बचाओ, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जियो यी ने ठंडे स्वर में उपहास किया। लाल रंग की तलवार की चमक आकाश को भेद रही थी। 30 फुट की तलवार की रोशनी सूर्य को ढक रही थी। ये धरती को हिला देने वाली तलवार आसमान से उतरी है। उछाल! झूगे शुआंगदाओ का शरीर कांप उठा और उसने मुंह में ताज़ा खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर जियो यी के अथक प्रहार से 2 हिस्सों में बंट गया। एम्पायर पर कहानियां खोजें। मौत जैसा सन्नाटा। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के द्वार के सामने 10,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति के बावजूद अब पूर्ण शांति थी। गल्प! किसी ने सहज ही निगल लिया, जिससे एक के बाद एक विकराल आकृतियां बार बार निगलती रहीं और घूंट-घूंट की लहर दौड़ गई। इस ध्वनि ने मानो समय को थामे हुए उस जादू को तोड़ दिया हो और धीरे धीरे भीड़ के बीच चलने की क्षमता वापस आ गई हो। हर एक व्यक्ति ने आश्चर्य, विस्मय और अविश्वास के मिश्रण के साथ जियाओ यी को देखा। मर गया, मर गया। 10वें स्थान पर रहने वाला पृथ्वी स्तर का छात्र, फ्लाइंग टाइगर सूची में 25वें स्थान पर रहने वाला प्रतिभाशाली जुगे शुआंगदाओ वास्तव में मर गया है। मैं सपना देख रहा हूँ। यहाँ तक कि गूंज उन्हें भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े और जोर से बोले, दिलचस्प, दिलचस्प।
जो व्यक्ति रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में मूल्यांकन के दूसरे दौर में भी पास नहीं हुआ और जिसे दरवाजे पर कचरा कहकर वापस कर दिया गया, उसने वास्तव में आपके तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों में से एक को मार डाला है। हा, वास्तव में क्या रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी है? इस पल संपूर्ण रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में अराजकता फैल गई, खासकर गू जुन्हे का शब्द कचरा। ये रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के हर ताकतवर चेहरे पर एक अदृश्य तमाचे की तरह जोरदार प्रहार था। दर्द, एक दर्द जो दिल में चुभता है। यदि ज़ुगे शुआंगदाओ को मारने वाले जियाओ यी को भी केवल कचरा माना जा सकता है और रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश के योग्य नहीं माना जा सकता है, तो इससे वे क्या बन गए? क्या वे कचरे से भी कम हैं? जी क्विंगयुन, झांग यी और जिया सिदाओ, आप सभी मरने के लायक हैं। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण आपने न केवल ज़ुगे शुआंगदाओ की मृत्यु का कारण बना, बल्कि हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को एक अद्वितीय प्रतिभा को खोने का कारण भी बनाया। आप रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के पापी हैं। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के कई शक्तिशाली व्यक्ति बिना रुके शाप देते रहे। जो शिन का रंग पीला पड़कर लाल हो गया, उसकी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। यदि एल्डर वांग और प्रधानाध्यापक वापस लौटकर इस बारे में जान जाते तो उन्हें डर था कि कानून प्रवर्तन एल्डर के रूप में अपना पद खोना उनकी सबसे छोटी चिंता होगी। जियो यी, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम शापित संकर। जो शिन ने जियो यी को विशैली नज़र से देखा। जियो यी के शरीर से रक्त की चमक बंद हो गई, जिससे रक्त विस्फोट कौशल प्रकट हुआ। रक्त विस्फोट कौशल से उसका रक्त लगातार जल रहा था और उस अंतिम प्रहार ने उसके रक्त की मात्रा का 10वां हिस्सा जला दिया था, जिससे उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था। उसका हाथ भी सामान्य हो गया। उनकी जन्मजात दिव्य क्षमता को बनाए रखने के लिए खर्च की गई महत्वपूर्ण ऊर्जा भी बहुत अधिक थी। जियाओ यी के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसके पीले चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब उसने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोगों को प्रणाम किया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी वाकई अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। यहाँ प्रतिभाएं आसमान के तारों जितनी प्रचुर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने जियाओ यी को नीचा देखा। यह ज़ुगे शुआंगदाओ रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में 20 में से ऊपर रैंक किया गया है, लेकिन इसे मारने के लिए मुझे 9 बैलों और 2 बाघों की ताकत चाहिए थी। ऐसा लगता है कि स्काई लेवल से नीचे के सभी छात्रों को चुनौती देने की मेरी पिछली घोषणा वास्तव में अति आत्मविश्वास और अहंकार से भरी थी। जो शिन का चेहरा तमतमा गया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिष्यों ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। आपके शब्द विनम्र तो बिल्कुल नहीं हैं, वे हमारे चेहरे पर तमाचा हैं। जियो यी ने फिर गू जुन्हे की ओर मुड़कर प्रणाम किया। हेडमास्टर, रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी अपने शक्तिशाली व्यक्तित्वों की प्रचुरता के कारण वास्तव में भयानक है। हमें तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी लौट जाना चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं। गू जुन्हे दिल खोलकर हंसा। उसने कई वर्षों से इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। गू जुन्हे ने जो शिन को प्रणाम किया। बड़े जो, मेरी तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सामने कुछ भी नहीं है। हम केवल उन शिष्यों को ही ले सकते हैं जिन्हें आप तुच्छ समझते हैं। जब आपके प्रधानाध्यापक वापस आएं, तो मेरे लिए उन्हें धन्यवाद देना न भूलें, है न? जो शिन, तुम वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह में पुराना खून उगल दिया। हा, गू जुन्हे ने बड़े गर्व से हाथ हिलाया। बच्चों, मेरे पीछे घर चलो, आज रात मैं तुम्हें खूब सारा मांस और शराब खिलाऊंगा। वाह! एक भयंकर हवा चली और कैंग्यून ईगल आसमान से नीचे आया और भीड़ के सामने उतरा। जियाओ यी और अन्य लोग कैंग्यून ईगल की पीठ पर चढ़ गए और 20 मीटर के पंखों के साथ इसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गए, बादलों के बीच गायब हो गए। थोड़ी ही देर के बाद जो शिन को धीरे धीरे होश आया तो उसने देखा कि एल्डर वांग और रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रधानाध्यापक जो युवानों से बेहद बदसूरत भावों से घूर रहे थे। साफ था कि उन्हें पूरी कहानी पहले से ही पता थी कि क्या हुआ था। जो शिन का पीला चेहरा कड़वाहट और आक्रोश से भर गया। डीन, एल्डर वांग, गू जुन्हे बहुत आगे निकल गया है। थप्पड़। एल्डर वांग का हाथ जो शिन के चेहरे पर लगा, जिससे वह चौंककर असमंजस में पड़ गया। अपना गाल पकड़े हुए वह हैरानी से एल्डर वांग को घूरने लगा। एल्डर वांग, आप क्या कर रहे हैं? एल्डर वांग का चेहरा गंभीर था जब उन्होंने कहा, जियाओ यी मेरी व्यक्तिगत सिफारिश थी, जिसे रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के भविष्य की मुख्य प्रतिभा के रूप में विकसित किया जाना था। फिर भी आप सभी ने उस पर छोड़ने का दबाव डाला। अब आप स्थिति को पलटना चाहते हैं और उसे दोषी ठहराना चाहते हैं। गू जुन्हे ने क्या गलत किया? क्या मुझे चुपचाप देखते रहना चाहिए जब आप एक प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं? मैं जो शिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन एल्डर वांग की क्रोधित निगाहों के आगे वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। पर्याप्त, जो युवान ने धीरे से कहा। एल्डर वांग की ओर उसकी नज़रें नाराजगी से भरी थीं। जियुवान, इस मामले का सारा दोष जो शिन पर नहीं डाला जा सकता। अगर जियाओ यी सचमुच रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होना चाहता था तो उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तब भी वह रुकता, या कम से कम तब तक रुकता जब तक तुम और मैं वापस नहीं आ जाते।
लेकिन उसने न सिर्फ हमारे शिष्य को मार डाला बल्कि अकादमी की प्रतिष्ठा भी धूमिल कर दी। इससे साबित होता है कि उसे हमारी अकादमी में रहने का कोई सौभाग्य नहीं मिला था। एल्डर वांग के चेहरे पर उदासी छाई रही। डीन, ये पूरा मामला जिया सिदाओ द्वारा अपनी निजी नफरत के कारण पैदा किया गया था। आप जियाओ यी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अगर जियाओ यी ने जिया सिचुन को नहीं मारा होता तो क्या जिया सिदाओ उसे निशाना बनाता? आखिरकार जियाओ यी को हमारी अकादमी की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे इंसान के बिना ही हमारा भला है। झो युआन थोड़ा रुका और फिर बोला, झो शिन, जाओ अपनी चोटों का इलाज कराओ। मैं तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी चलूंगा। डीन, आप क्या करने जा रहे हैं? एल्डर वांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। झो युआन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मुझे तुम्हें यह बताना होगा कि मैं क्या करता हूँ? वाह! झो युआन आकाश में उड़ गया। कैंगयून ईगल की पीठ पर जियाओ यी पालथी मारकर बैठ गया। उसके चेहरे पर फिर से रंगत लौट आए। आंखें खोलकर उसने देखा कि फैंग किंगजू उसे चिंता से देख रहा है और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फॉन किंगजू ने धीरे से कहा, क्या तुम भविष्य में ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते? अब मेरे परिवार के रूप में केवल तुम ही हो। परिवार? जियो यी को हल्का झटका लगा। क्या वह वही नहीं था? फॉन किंगजू के कोमल हाथ को कसकर पकड़ते हुए जियो यी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है। तथापि इससे पहले कि ठीक है शब्द उसके होठों से निकलता, वह अटक गया। वाह! शून्य में एक रोशनी टिमटिमाई और क्रिस्टल से बनी एक उंगली जियाओ यी की पीठ की ओर बढ़ी। फॉन किंगजू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसने जबरदस्ती जियाओ यी को खींच लिया और उसके साथ स्थान बदल लिया। जियो यी की चौंकती निगाहों के सामने क्रिस्टल की उंगली एक तेज आवाज के साथ फॉन किंगजू की पीठ पर आ गिरी। बहुत खूब। फैंग किंगजू का शरीर कांप उठा, खून की धार फूट पड़ी और जियो यी के चेहरे पर फैल गई। उसके सामने सब कुछ रक्त लाल था। जियाओ यी ने फॉन किंगजू को कसकर पकड़ रखा था। वह लगातार खून उगल रही थी और उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खून अभी भी उसकी उंगलियों के बीच से बह रहा था। जियाओ यी ने इधर उधर देखा, गू जुन्हे को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था, बस हाँफ रहा था। नियू दाली और शे परिवार के 4 भाई उन दोनों को घेरकर पूरी तरह सतर्क थे। अचानक शून्य से एक भयंकर गर्जना फूट पड़ी। झो युआन, तुम बूढ़े कमीने, एक जूनियर पर इतना जहरीला प्रहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? झो युआन की उदासीन आवाज सुनाई दी। इस बदमाश ने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और मेरे शिष्य को मार डाला। मैं उसकी जान क्यों न ले लूं? इसके अलावा गू जुन्हे, तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी के डीन होने के नाते आपको हमारी अकादमी द्वारा फेंका गया कचरा उठाने के लिए छोड़ दिया गया है। आपने सचमुच अपनी अकादमी के लिए सारा सम्मान खो दिया है। सम्मान खोने की बात छोड़ो, मर जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? धमाका! एक भयानक ऊर्जा आकाश में फूट पड़ी, जो चमकते सूरज की तरह लटक रही थी और राजधानी के विस्तार को प्रकाशित कर रही थी। गू जुन्हे, तुम अभी भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। वापस जाओ और अभ्यास करो। हा। धिक्कार है तुझ पर, बूढ़े कुत्ते जो। गू जुन्हे गुस्से से भरे चेहरे के साथ कैंगयून ईगल के पास लौट आया। फॉन किंगजू के जख्मों की जांच करने के बाद उसने एक सुनहरी गोली निकाली और उसे उसके मुंह में रख दिया। राहत भरी सांस छोड़ते हुए बोला, चिंता मत करो, मैंने उस वार को 90% कमजोर कर दिया है और इस 3 मोड़ वाले सुनहरे उपचारक अमृत से जब हम वापस आकर ठीक से आराम करेंगे तो किंगजू के जख्म 3 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे। जियो यी ने भारी स्वर में सिर हिलाया और फॉन किंगजू की ओर देखा, जो उसकी बाहों में गहरी नींद में सो गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, उसकी निगाहें हिंसा और पागलपन से भरी थीं। उसने हर शब्द दृढ़ता से बोला, बूढ़े कुत्ते झो युआन, मैं शियाओ यी स्वर्ग की कसम खाता हूँ, मैं 1 साल के अंदर तुम्हारी जान ले लूंगा। गू जुन्हे ने क्षमाप्रार्थी भाव से शियाओ यी को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, मुझे खेद है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि झो युआन, वह बूढ़ा कुत्ता, इतना नीच होगा कि स्वर्ण अमृत क्षेत्र के शिखर पर एक जूनियर पर हमला करेगा। जियो यी ने अपना सिर हिलाया। निर्देशक, यह आपकी गलती नहीं है। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि गू जुन्हे ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता और उस उंगली की 99% शक्ति को अवरुद्ध नहीं किया होता तो वह और फॉन किंगजू एक बर्बाद प्रेमी जोड़ी बन गए होते। इस लड़ाई के बाद जियो यी को स्वर्ण अमृत क्षेत्र की शक्ति की गहरी समझ प्राप्त हो गई थी, विशेष रूप से स्वर्ण अमृत शिखर पर किसी व्यक्ति की शक्ति की, जिसकी एक उंगली ने अपनी शक्ति के 10% से भी कम होने के बावजूद फॉन किंगजू के जीवन को लगभग समाप्त कर दिया था। गू जुन्हे ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद गहरी आवाज में कहा, आपके द्वारा पहले कहे गए शब्द बहुत आवेगपूर्ण थे। वह जियाओ यी की उस प्रतिज्ञा का उल्लेख कर रहे थे जिसमें उन्होंने 1 वर्ष के भीतर झो युआन को मार डालने की बात कही थी। वह स्वर्ण अमृत क्षेत्र शिखर पर अस्तित्व था। आगे
जो युआन रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रमुख था और उसके रुतबे और पद के कारण भले ही उसके पास खुद ताकत न हो, शियाओ यी उसे अपनी मर्जी से नहीं मार सकता था। आखिरकार वह शाही परिवार का चेहरा था और अगर उसकी शानदार प्रतिष्ठा को खतरा हो तो शाही परिवार उसकी रक्षा के लिए पूरी ताकत से आगे आ सकता था। यहाँ तक कि ताओक्लेश क्षेत्र का वह पूर्वज व्यक्ति भी, जिसने स्वयं को लंबे समय से प्रकट नहीं किया था, इस कारण प्रकट हो सकता है। इसके अतिरिक्त गु जुन्हे को विश्वास नहीं था कि जियोई के पास एक वर्ष के भीतर जोउ युआन को मारने की ताकत होगी। आखिरकार शेंटोंग क्षेत्र की चौथी परत और स्वर्ण अमृत क्षेत्र के शिखर के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान था, एक जिद्दी सांप के विरुद्ध एक सच्चा अजगर। भले ही जियाओई की प्रतिभा असाधारण हो, फिर भी उसे समय और अवसर की आवश्यकता होगी। जियाओई ने अपना सिर हिलाया और उसकी रक्तरंजित आंखें नर्म पड़ गईं जब वे फोन किंगजू पर टिक गईं। मैंने एक बार कसम खाई थी कि मैं किंगजू को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, फिर भी उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। अगर मैं इसका बदला नहीं लेता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। यह जियोई की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर गु को पता था कि इससे अधिक कुछ कहना व्यर्थ है और वह केवल इतना कह सका, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद निदेशक, जियाओ यी ने कहा। नियू दाली ने उसका कंधा थपथपाया। भाई भाभी का बदला लेने के लिए मुझे भी शामिल कर लो। जब तुम रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी पर धावा बोलने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और हम भी, शी परिवार के भाइयों ने भी एक के बाद एक कहा। शियाओडू ने शोकाकुल चेहरे के साथ अपने हाथ में 2 पासे घुमाए। मैं शर्त लगाता हूं कि हम जोउ युआन की एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन भले ही इसका मतलब मौत हो, हमें इसे करना होगा। जियोई ने अपने साथियों की ओर गहराई से देखा। नियू दाली के अलावा वे सभी अजनबी थे जिनसे उसकी मुलाकात संयोगवश हुई थी। फिर भी चाहे वह रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में था या अब, वे अभी भी उनके साथ खड़े हैं। जियाओई ने इस सौहार्द को अपने दिल में उकेर लिया और आंखें सिकुड़ते हुए रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की दिशा में देखते हुए मन ही मन कसम खाए, 1 साल के समय में मैं तुम्हारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को ध्वस्त कर दूंगा और तुम्हारा सिर ले लूंगा, जोउ युआन। चीप चीप, कैंग यून ईगल मानो उससे प्रभावित हो गया हो, ऊंची उड़ान भरते हुए कई मधुर चीखें निकालने लगा। स्विश, कैंग यून ईगल तेजी से बादलों में गायब हो गया। वे राजधानी से 30 मील दूर एक पर्वत श्रृंखला में उतर चुके थे, जहां तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे भव्य चोटी पर स्थित थी। ये चोटी अचानक उठी हुई थी मानो बसंत में उगे बांस के अंकुर बादलों से मिल रहे हों, हजारों फीट ऊंची, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। धुंध और बादलों के बीच पहाड़ की ढलान पर बड़े करीने से व्यवस्थित विशाल इमारतें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। प्रवेश द्वार पर सफ़ेद संगमरमर से तराशा हुआ एक तोरण द्वार था, जिसके दोनों ओर 6 पत्थर के स्तंभ थे, जिनमें गड़े हुए ड्रैगन बुते हुए थे जो मानो जीवंत हो उठे हों। द्वार पर 2 काले पत्थर के शेर खड़े थे, जिनमें से एक के मुंह में आग का गोला था और दूसरा शुभ बादलों पर कदम रखे हुए था। दोनों ही अपनी शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास करा रहे थे। मेहराब के ऊपर काले रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरे अक्षरों में एक पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी। द्वार सचमुच भव्य थे। ये हमारी तियान की मार्शल आर्ट अकादमी है। द्वार बहुत शानदार हैं। कहते हैं कि 500 साल से भी पहले ये तियान किंग साम्राज्य की प्रमुख अकादमी थी। कहते हैं कि भूख से मरता ऊंट घोड़े से बड़ा होता है, इसलिए भले ही इसकी हालत खराब हो गई हो, फिर भी ये बहुत जर्जर नहीं होनी चाहिए। नियू दाली ने गु की ओर देखा, जो पहाड़ों में अधिक गहराई तक शिकार करने के लिए कैंग्यून ईगल को भेज रहा था, और पूछा, निर्देशक, तियान की मार्शल आर्ट अकादमी में हमारे कितने शिष्य हैं? शियासे ने अपने हाथों में थूका, उन्हें आपस में रगड़ा और फिर उसे अपने बालों में लगाते हुए आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, निर्देशक महोदय, क्या आपने नहीं कहा था कि हमारी अकादमी की सभी महिला शिष्याएं अद्वितीय सुंदरियां हैं? वे कहाँ हैं? शियाओकियान ने यह भी पूछा, हेडमास्टर, आपने कहा था कि हमारा मार्शल आर्ट्स संस्थान इतना गरीब है कि हमारे पास बस पैसा ही बचा है, इसलिए हमारा मासिक वजीफा काफ़ी अच्छा होना चाहिए, है ना? मैंने सुना है कि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में सबसे निचले रैंक वाले येलो टियर के छात्रों को 500 सिल्वर का मासिक वजीफा मिलता है। हमारी हालत उनसे भी बदतर नहीं होनी चाहिए, है ना? चिंता मत करो, मैं आदरणीय प्रधानाध्यापक हूँ, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? गु जुन्हे ने 8 अनुबंध निकालते हुए गंभीरता से कहा, ये नामांकन अनुबंध हैं। आपको अपने नाम और उंगलियों के निशान देने होंगे ताकि यह आधिकारिक हो और आपको तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में औपचारिक रूप से प्रवेश मिल सके। सभी ने एक के बाद एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जियाओ यी ने गु जुन्हे को अजीब से भाव से देखा। गु जुन्हे शरारत से हंसा और सारे कॉन्ट्रैक्ट समेटे, फिर ताली बजाते हुए गेट की तरफ चिल्लाया, बाहर आओ और मेहमानों का स्वागत करो। बाहर आओ और अपने नए छोटे भाई बहनों का स्वागत करो। शियासे ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। नियू दाली आशा भरी निगाहों से उन महान सुंदर वरिष्ठ बहनों का इंतजार कर रही थी।
कुछ ही क्षणों बाद एक सुंदर और आलीशान युवक बाहर आया और उसने शांत मुस्कान के साथ सभी का स्वागत करते हुए कहा, मेरे साथी कनिष्ठ भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है। बड़े भाई, सिर्फ आप ही क्यों हैं? सुंदर बड़ी बहनें कहाँ हैं? नीयुदाली ने उत्सुकता से पूछा। युवक ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में हेडमास्टर के अलावा केवल मैं ही हूँ। क्या? नीयुदाली और अन्य लोग अचंभित रह गए। क्या बिल्ली है? क्या केवल एक ही शिष्य है? शीयास ने गु जुन्हे को घूरते हुए कहा, तुमने जिन खूबसूरत महिलाओं से वादा किया था उनका क्या हुआ? गु जुन्हे ने गंभीरता से कहा, मैंने कहा था कि अगर कोई महिला शिष्या होती तो उन्हें अद्वितीय रूप से सुंदर माना जाता। क्या किंगजू सुंदर नहीं है? शीयासे की आंख फड़क उठी। मैं और तारांकन। शियाओकियान ने अपनी छाती पकड़ ली। हेडमास्टर, आप ये झूठ तो नहीं बोल रहे कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास सिर्फ पैसा है ना? ये हिस्सा सच है। गु जुन्हे ने सिर हिलाते हुए कहा, हम वास्तव में इतने गरीब हैं कि हम केवल पैसा ही बचा सकते हैं। शियाओकियान और तारांकन। शियाओक्वान ने पूछा, उस वादे के बारे में क्या कहेंगे कि सभी संसाधन हमारे लिए खुले होंगे? गु जुन्हे ने उसके कंधे थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, पूरे मार्शल आर्ट्स संस्थान में बस तुम कुछ ही लोग हो। तुम जहां चाहो रह सकते हो, जहां चाहो साधना कर सकते हो। डीन जियांग ताए और मैं दोनों ही, जो शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं, केवल तुम आठों के लिए जिम्मेदार हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए सभी संसाधन खुले हैं? सब लोग? तो क्या त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी के पास न तो पैसा है, न ही संसाधन, और कुल मिलाकर केवल 10 ही हैं? हर कोई जानता था कि त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी गिरावट में थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि यह इतना बुरा होगा? शियाओकियान ने उदास चेहरे के साथ कहा, क्या ये लोगों के रहने की जगह है? चलो चलो। गु जुन्हे के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने हस्ताक्षर और अंगूठे से छापी नामांकन पत्र दिखाते हुए कहा, आप सभी ने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हेडमास्टर की अनुमति के बिना जो कोई भी अकादमी छोड़ने की हिम्मत करेगा वह दलबदल का अपराध करेगा। मैं दुनिया को इसकी घोषणा कर दूंगा और आप सभी आपको अपने मालिक के विश्वासघाती मानकर घृणा करने लगेंगे। अगर आप में से कोई एक भी यहाँ से जाने की कोशिश करे तो क्या करे? हर किसी की आंखों में तारे से चमकने का एहसास हुआ और मुंह से ताज़ा खून लगभग बाहर आ गया। इसके बारे में दूसरे नज़रिए से सोचिए। त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में लोगों की कम संख्या होने के कारण आपको व्यापक मार्गदर्शन मिल सकता है। अगर आपको यकीन न हो तो जियांग ताई से पूछ लीजिए। उसकी वर्तमान उपलब्धियां मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन की बदौलत हैं। वह टेंगलोंग लिस्ट में तीसरे स्थान पर है और गोल्डन एलिक्सिर दायरे की 8वीं परत में एक सुपर स्ट्रॉन्गमैन है। गु जुन्हे ने यह देखकर कि उसने उन्हें अचंभित कर दिया है, आगे कहा, जब तक आप आज्ञाकारी रूप से त्यान की मार्शल आर्ट अकादमी में रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि 3 साल के भीतर आप सभी स्वर्गीय किंग ड्रैगन और टाइगर सूची में होंगे और 10 साल के भीतर टेंगलोंग सूची में। 3 साल के भीतर ड्रैगन और टाइगर सूची, 10 साल के भीतर टेंगलोंग सूची। गु जुन्हे को आत्मविश्वास से बोलते हुए सुनकर न्यूदाली और शे परिवार के सभी भाई आशा और लालसा से चमक उठे। हालांकि जियाओई जियांग ताई को देख रहा था, जो पास आ गया था और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये 7वें राजकुमार थे जिन्होंने डींगू को रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का दौरा कराया था, है ना? जब मैंने सुना कि जिया सिदाओ तुम्हें निशाना बना रहा है तो मुझे चिंता हुई कि तुम खतरे में पड़ सकते हो, इसलिए मैंने हेडमास्टर को वहां भेजा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने सारे लोगों को वापस ले आएगा। जियांग ताई ने शे परिवार के भाइयों और नियू दाली को एक अजीब नज़र से देखा, फिर जियाओ यी की बाहों में फोन किंगजू को देखकर भौहें चढ़ाईं, वहां क्या हो रहा है? जियाओ यी ने बस 2 शब्द कहे, जो युआन। जियांग ताई ने बिना किसी आश्चर्य के व्यंग्य किया, ये तो बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है। कुछ देर रुकने के बाद जियांग ने कहा, हेडमास्टर अभी कुछ देर तक दिमाग बदलने में व्यस्त रहेंगे, पहले मैं तुम्हें निपटा दूं। परेशानी के लिए धन्यवाद। जियो यी ने सिर हिलाया और जियांग ताई के पीछे त्यान की मार्शल आर्ट्स अकादमी में चला गया।